जय माता दी ऑल। और आज जो हम टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, वन पर्सन कंपनी ओपीसी। और दो चीजें बोलूंगा। नंबर वन, टेक्निकली बहुत सारी चीजें हैं सीखने के लिए, आसान है अगर अगर समझ में आ जाएं तो। नंबर वन। एंड नंबर टू, आई विल से 1 अप्रैल 2021 अमेंडमेंट आई है, तो अमेंडमेंट आई है तो दिसंबर 2021 एग्जाम्स, जून 2022 एग्जाम्स वगैरह के लिए तो अपने आप ऑटोमेटिकली इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है, इंक्रीज हो जाती है। तो फाइनली वेल आई विल से गेटिंग स्टार्टेड विद दिस कॉन्सेप्ट। कुछ चीजें अब आपको स्क्रीन पे दिखाने जा रहा हूं और मेरे साथ देखते भी जाइए, समझते भी जाइए, एनालिसिस भी धीरे धीरे साथ साथ करते जाएंगे। और आपकी बुक में जो है उसके बारे में बात करेंगे बाद में, लेटर ऑन, विच इज गिवन टू यू इन द बुक। लेकिन उससे पहले समझने के लिए बहुत कुछ है। एंड द फर्स्ट थिंग फर्स्ट, वी आर अवेयर ऑफ कि ये ओपीसी कंपनी एक नया कॉन्सेप्ट आया था इंडिया में in the New Companies Act 2013, और it was not there in Companies Act 1956। ओल्ड कंपनीज एक्ट 1956 में नहीं हुआ करता था। हालांकि जिस देश में सबसे पहले ओपीसी का कॉन्सेप्ट शुरू हुआ उसका नाम था लीचेट आइंस्टीन, या ढंग से बोले तरीके से तो लाइकेंस्टीन। लाइकेंस्टीन में स्टार्ट हुआ था, एंड दैट इज, हमने शुरू शुरू में इंट्रोडक्शन क्लासेस में भी बात की थी, दैट वाज द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। एंड लाइकेस्टीन कहां पर है? यूरोप में है। और कहां पर है? एक तरफ स्विट्जरलैंड है, एक तरफ ऑस्ट्रिया है, और बीच में एक बहुत छोटा सा देश है लाइकेंस्टीन, जहां पर पहली बार दुनिया में ओपीसी कंपनीज का कॉन्सेप्ट शुरू हुआ था। और उसके बाद इंग्लैंड में बाद में आया, और फिर धीरे धीरे बाकी देशों में फैलता रहा। बट राइट नाउ आई विल से फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू अब बात शुरू करते हैं। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सबसे पहले कौन मेंबर बन सकता है? और आपको ओपीसी कंपनी के बारे में मालूम ही है, सोलो मेंबर होता है, देयर इज ओनली एंड ओनली वन मेंबर। तो मेंबर कौन बन सकता है? तो एक बार ध्यान से पढ़ेगा, ओपीसी इज क्रिएटेड बाय द सोलो और सिंगल पर्सन एंड ही बिकम्स इट्स सोलो मेंबर एंड सच पर्सन शैल फुलफिल द फॉलोइंग 4 क्राइटेरियाज। उस व्यक्ति को 4 क्राइटेरियाज फुलफिल करने पड़ेंगे। नंबर वन, that the solo member has to be a natural person, it shall not be artificial person। आर्टिफिशियल पर्सन नहीं होना चाहिए। मैं हो सकता हूं, आप हो सकते हो, लेकिन कोई कंपनी वाला जो है वो ओपीसी कंपनी में मेंबर नहीं हो सकती। मतलब कोई प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी ओपीसी कंपनी में मेंबर नहीं हो सकती है। नंबर टू, सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए। और वैसे भी सिटीजन होने के लिए तो नेचुरल पर्सन होना ही पड़ेगा। तो अगर नंबर वन नहीं भी लिखा होता ना, नेचुरल पर्सन, सिर्फ सिटीजन लिखा होता तो ऑटोमेटिकली क्लियर है, सिटीजन तो सिर्फ नेचुरल पर्सन होते हैं। नंबर थ्री, मेजोरिटी की एज अटेन कर लेनी चाहिए एंड शेल नॉट बी अ माइनर। तो माइनर ओपीसी कंपनी नहीं बना सकता, सिर्फ मेजर ओपीसी कंपनी बना सकता है। एंड देन नंबर फोर, ही मे और मे नॉट बी अ रेजिडेंट इन इंडिया। अब ये चीज बताना चाहूंगा, ये 1 अप्रैल 2021 ये चेंज आया है। पहले तो कहते थे रेजिडेंट होना ही चाहिए, कंपलसरी है, लेकिन अब कहते हैं कि रेजिडेंट, ही मे और मे नॉट बी अ रेजिडेंट इन इंडिया। रेजिडेंट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। रेजिडेंट की डेफिनेशन एज पर इनकम टैक्स एक्ट नहीं है, नॉट एज पर इनकम टैक्स एक्ट। रेजिडेंट की डेफिनेशन यहीं पर कंपनी लॉ में ही बताई गई है। और रेजिडेंट की डेफिनेशन नीचे क्या बताई गई है? इट मींस अ पर्सन who has stayed in India for minimum at least 120 days in the previous financial year। तो 182 डेज नहीं है, 120 डेज है। और एक चीज बोलना चाहूंगा, पहले तो यहाँ कंपनी लॉ में भी 182 हुआ करता था, लेकिन अभी चेंज कर दिया 1 अप्रैल 2021 से चेंज कर दिया है। 120 डेज इज द क्राइटेरिया फॉर रेजिडेंट इन इंडिया in company law, in the concept of OPC, in the concept of OPC। लेकिन एक चीज बोलूं, मुझको लगता है कि ये बेकार है, ये जो हम पढ़ रहे हैं ये बेकार है। क्यों? क्योंकि ऊपर बोल तो दिया क्राइटेरिया 4 में, ही मे और मे नॉट बी रेजिडेंट इन इंडिया। रेजिडेंट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो फिर रेजिडेंट की डेफिनेशन की जरूरत क्या है? जरूरत ही क्या है? मतलब रेलिवेंस बची क्या जब पॉइंट नंबर 4 में इन्होंने फ्लेक्सिबिलिटी दे दी है। पहले तो मैं कहूंगा रेलिवेंट होता था, 1 अप्रैल 2021 से पहले कहते थे मैंडेटरी है, रेजिडेंट इन इंडिया होना ही चाहिए और 182 डेज का स्टे होना ही चाहिए इन द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर। लेकिन अब तो कहानी खत्म हो गई है। तो एक बार बिना पढ़े रिपीट कर लेते हैं। तो सोलो मेंबर शैल बी नेचुरल पर्सन, शैल बी सिटीजन ऑफ इंडिया, एज ऑफ मेजोरिटी, मे और मे नॉट बी रेजिडेंट इन इंडिया। अब यहां पर एक क्वेश्चन आता है दिमाग में, क्या एक फॉरेन सिटीजन इंडिया में ओपीसी कंपनी बना सकता है? नो नो नो, फॉरेन सिटीजन इंडिया में ओपीसी कंपनी
नहीं बना सकता है। आई होप दैट इज क्लियर। हाँ, दैट इज क्लियर टू एवरीबडी। इंडियन सिटीजन तो होना ही चाहिए। हाँ, सिटीजन ऑफ इंडिया है लेकिन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया है, तो क्या इंडिया में ओपीसी कंपनी बना सकता है? यस। आगे बढ़ते हैं। दो इंपॉर्टेंट रिस्ट्रिक्शन लगा रखी हैं लॉ मेकर ने और मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने। ओपीसी कैन नॉट बी इनकॉर्पोरेटेड इन सेक्शन 8। सेक्शन 8 कंपनी नहीं हो सकती। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि लॉ मेकर को लगता है कि अगर ओपीसी कंपनी एनपीओ है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, चंदा मांग कर लाते हैं, डोनेशन लेकर आते हैं और उसके बाद उस पैसे को मिसयूज करते हैं सोलो मेंबर, जो कि कंपनी में सोलो डायरेक्टर भी है, वो उसको मिसयूज करता है। उसका हाथ पकड़ने वाला कोई नहीं है, रोकने वाला कोई नहीं है। कोई दूसरा तीसरा व्यक्ति साथ में हो कंपनी में तो कोई रोकेगा तो सही कि गलत हो रहा है। लेकिन यहाँ बड़ा क्लियर कट है कि ओपीसी कंपनी कैन नॉट बी इनकॉर्पोरेटेड इन सेक्शन 8। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन नहीं हो सकती एंड चैरिटेबल पर्पस के लिए आप ओपीसी कंपनी नहीं बना सकते। एंड एन एग्जिस्टिंग ओपीसी कंपनी कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू सेक्शन 8 कंपनी। तो ऐसा भी नहीं कर सकते कि आज हम एक ओपीसी कंपनी बना लेते हैं और बाद में उसको सेक्शन 8 में कन्वर्ट कर लेंगे, ये भी नहीं कर सकते। मतलब दोनों काम बना है। एक न्यू ओपीसी कंपनी बना रहे हैं तो डायरेक्टली सेक्शन 8 कंपनी नहीं बना सकते, और एक पहले से ओपीसी कंपनी आपने बना रखी है उसको सेक्शन 8 में कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो मतलब सीधे रास्ते या टेढ़े रास्ते, किसी भी रास्ते से आप ओपीसी कंपनी को सेक्शन 8 कंपनी में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। Then OPC cannot carry the non-banking financial investment activities. OPC कंपनी absolute prohibition. OPC कंपनी non-banking financial activities नहीं करेगी, including the investment in the securities और stock market, share market में investment का काम नहीं करेगी। तो अगर आपको इन्वेस्टमेंट कंपनी बनानी है तो प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी बनाओ, ओपीसी कंपनी मत बनाओ। और नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी करनी है तो मतलब वही बेसिकली you have to make a public company or a private company. You cannot make a OPC company for that purpose. आई होप इट इज क्लियर टू एवरीबडी। और एक बार बिना पढ़े रिपीट कर लेते हैं। तो ओपीसी कंपनी सेक्शन 8 कंपनी नहीं हो सकती है सीधे तरीके से या टेढ़े तरीके से। और नंबर 2, ओपीसी कंपनी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज में इन्वॉल्व नहीं हो सकती, एब्सोल्यूट प्रोहिबिशन। नेक्स्ट पॉइंट वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम एंड आई विल से, ओपीसी कंपनी में जो सोलो मेंबर है उस सोलो मेंबर को अपॉइंट करना होता है एक नॉमिनी। आपको थोड़ा सा आइडिया ऑलरेडी है, पहले से मालूम है। तो ओपीसी कंपनी को में मेंबर को अपॉइंट करना होता है नॉमिनी, और नॉमिनी को भी वो चारों क्राइटेरियाज फुलफिल करने होते हैं जो कि मेंबर को फुलफिल करने होते हैं। नॉमिनी शैल आल्सो फुलफिल ऑल द 4 रिक्वायरमेंट्स ऑफ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऑफ द मेंबर। और नॉमिनी भी नेचुरल पर्सन होना चाहिए, सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, मेजर होना चाहिए, और ही मे और मे नॉट बी रेजिडेंट इन इंडिया, वो तो फ्लेक्सिबिलिटी नॉमिनी के लिए भी है। देन इनिशियली द नॉमिनी इज अपॉइंटेड एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन। जब ओपीसी इनकॉर्पोरेट की जाती है तभी नॉमिनी अपॉइंट किया जाता है। और कैसे अपॉइंट किया जाता है? तरीका क्या है? तरीका है बाय नेमिंग इन द नॉमिनी क्लॉज इन द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। तो आपको थोड़ा सा आइडिया है कि एमओए के अंदर 6 क्लॉज होते हैं, 7वां क्लॉज नॉमिनी क्लॉज हो जाएगा। तो पहला क्लॉज नेम क्लॉज, सिचुएशन क्लॉज, रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज। एमओए की बात कर रहा हूं, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में सबसे पहले नेम क्लॉज, नंबर 2 दैट इज सिचुएशन क्लॉज, नंबर 3 कैपिटल क्लॉज, लायबिलिटी क्लॉज, नंबर 4, नंबर 5 ऑब्जेक्ट क्लॉज। वैसे तो ऑब्जेक्ट क्लॉज तीसरे नंबर पे आता है जब हम प्रैक्टिकली मेमोरेंडम बनाते हैं। ऑब्जेक्ट क्लॉज, देन एसोसिएशन क्लॉज, सब्सक्रिप्शन क्लॉज, नंबर 6 एंड नंबर 7 नॉमिनी क्लॉज, जिसमें वो सोलो मेंबर लिखेगा वेल कि मैं सो एंड सो पर्सन को अपना नॉमिनी बना रहा हूँ, और सोलो मेंबर बोलता है कि मेरी डेथ के इवेंट में, इन द इवेंट ऑफ माय डेथ, या फिर डेथ नहीं इनकैपेसिटी हो जाती है, मे बी लकवा हो जाता है, पैरालिसिस हो जाता है, उस केस में ये जो नॉमिनी है ही विल बिकम न्यू सोलो मेंबर इन माय प्लेस, वो बीच में लिखता है। तो नॉमिनी क्लॉज इन द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, उसके साथ साथ एंड द नेमिंग हिम इन द एप्लीकेशन ऑफ इनकॉर्पोरेशन टू द आरओसी। आरओसी के पास जो एप्लीकेशन ऑफ इनकॉर्पोरेशन जाती है स्पाइस प्लस फॉर्म में INC 32, उसकी एक झलक आपको दिखा देता हूं। वेल बेसिकली देन आई विल कम बैक। जो स्पाइस फॉर्म है, कुछ एमसीए की वेबसाइट पे जाते हैं तो वेब फॉर्म बोलते हैं अभी इसको हम। दिस इज नॉट ई फॉर्म, दिस इज वेब फॉर्म, क्योंकि एमसीए की वेबसाइट से आप डाउनलोड नहीं कर सकते, आप वहीं पर ही फिलअप करोगे। एमसीए की वेबसाइट पे लॉग इन करोगे
और लॉग इन करके वहीं फिलअप करोगे। तो उसमें सबसे ऊपर सबसे पहली चीज टाइप ऑफ कंपनीज ही बता रहे होते हैं हम, और टाइप ऑफ कंपनीज के आगे फिर उसमें प्रोड्यूसर कंपनी, अनलिमिटेड कंपनी, प्राइवेट कंपनी विच इज ओपीसी थर्ड नंबर पे आ जाती है, फिर आईएफएससी कंपनीज, ये सब कुछ आगे आएगा। सेक्शन 8 कंपनी बना रहे हैं, निधि कंपनी, और फिर ये आता है इधर न्यू कंपनी, अदर कंपनी में प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी दोनों आते हैं। तो प्राइवेट पब्लिक के लिए एक अलग कॉलम है, लेकिन थर्ड नंबर पे जो है वो ओपीसी कंपनीज के लिए स्पेशली। तो इफ यू आर चूजिंग ऑप्शन 3, यू आर चूजिंग ओपीसी कंपनी। तो इसी फॉर्म में जब हम आगे बढ़ते हैं तो वेल, पार्ट ए नेम रिजर्वेशन के लिए, पार्ट बी फॉर्मेशन ऑफ कंपनी के लिए हम एप्लीकेशन फाइल कर रहे हैं। तो पार्ट डी में वो नॉमिनी क्लॉज वगैरह में हम मतलब बेसिकली आएगा बीच में, तो वहां नॉमिनी की डिटेल्स देंगे। तो कुल मिलाकर कहानी ये है कि स्पाइस प्लस में वेल पार्ट ए में नहीं, पार्ट बी में नॉमिनी के पर्टिकुलर्स देना मैंडेटरी होता है। Then moving on further with that, तो इसलिए इसको बोलते क्या है, वेब फॉर्म, क्योंकि ये ई फॉर्म नहीं है, इसको डाउनलोड नहीं कर सकते हैं। ई फॉर्म वो फॉर्म जो हम एमसीए की वेबसाइट से डाउनलोड करते हैं, अपने लैपटॉप पे उसको या अपने सिस्टम पे फिलअप करते हैं और फिर वापस अपलोड करते हैं, डिजिटल सिग्नेचर लगाते हैं, वापस अपलोड करते हैं। और वेब फॉर्म में तो डिजिटल सिग्नेचर भी नहीं लगाते। सो दिस इज सिंपली वी ओपन ऑन द वेबसाइट ऑफ एमसीए, सबमिट ऑन द वेबसाइट ऑफ, उसको फिलअप करते हैं एमसीए की वेबसाइट पे, सबमिट करते हैं वापस, और उसकी जो भी इंटरनेट बैंकिंग से, नेट बैंकिंग से जो फीस होती है वो पे कर देते हैं। सो मुद्दे की बात आपके लिए क्या है, नॉमिनी पहली बार कैसे अपॉइंट होता है, तो नेमिंग इन द एमओए करते हैं नॉमिनी क्लॉज में, और उसके साथ साथ वेल स्पाइस प्लस फॉर्म, जिसको हम आईएनसी 32 बोलते हैं, वेल इनकॉर्पोरेशन 32 फॉर्म। एक ही चीज के दो नाम है, एक चीज के दो नाम है, स्पाइस प्लस भी कह सकते हैं और आईएनसी 32 भी कह सकते हैं, वन एंड सेम थिंग, एक ही चीज के दो नाम है। Then talking about that, well, solo member specifies that in the event of his death or incapacity, paralysis हो गया or whatever, his nominee will be immediately becoming new member in his place. और जब वो new member बन जाएगा तो उसको भी new nominee appoint करना होगा अपने आगे further. So this is how the things are. और अब nominee के बारे में थोड़ा सा और समझ लेते हैं। चार situations ले रहा हूं यहाँ पर। Situation 1, अगर नॉमिनी अपॉइंट करने के बाद सोलो मेंबर की डेथ हो जाती है तो क्या होगा। सिचुएशन 2, अगर नॉमिनी अपॉइंट करने के बाद नॉमिनी की डेथ हो जाती है, सोलो मेंबर की डेथ नहीं होती है, नॉमिनी की डेथ हो जाती है, या नॉमिनी को पैरालिसिस हो जाता है तो क्या होगा। सिचुएशन 3, अगर दोनों जिंदा हैं, नॉमिनी भी और सोलो मेंबर दोनों भले चंगे हैं, लेकिन सोलो मेंबर जो है वो सोलो मेंबर ऑफ ओपीसी वॉलंटरली चेंजेस नॉमिनी, जिसको नॉमिनी अपॉइंट किया था उसको चेंज करना चाहता है, तो उसका प्रोसीजर क्या होगा। और अगर उल्टा करते हैं, अगर नॉमिनी अपनी मर्जी से छोड़कर जा रहा है कि मैं तुम्हारा नॉमिनी नहीं रहना चाहता, मेरी जगह किसी और को अपॉइंट कर लो, तो उसका प्रोसीजर क्या होगा। तो ये चार सिचुएशंस के बारे में बात करने जा रहे हैं एक के बाद एक। सिचुएशन 1, नंबर 1, एंड वी आर सेइंग सोलो मेंबर की डेथ हो गई, सोलो मेंबर की डेथ हो गई, तो उस केस में क्या होगा। नॉमिनी अपॉइंट करने के बाद, कंपनी इनकॉर्पोरेट होने के बाद, नॉमिनी अपॉइंट करने के बाद सोलो मेंबर की डेथ हो गई, तो ऑन द डेथ ऑफ सोलो मेंबर we say immediately the nominee will be deemed to become new solo member। जो नॉमिनी था उसको ऑटोमेटिकली मान लिया जाएगा कि वो न्यू सोलो मेंबर बन गया। और फिर उसको क्या करना होगा, जब वो सोलो मेंबर बन जाएगा उसके बाद अगले 15 दिन में, विद इन 15 डेज, वो जो न्यू मेंबर है उसको एक न्यू नॉमिनी अपॉइंट करना पड़ेगा। और न्यू नॉमिनी अपॉइंट करना पड़ेगा, और हम कह रहे हैं जिस दिन उसको सोलो मेंबर माना गया है वहीं से विद इन 30 डेज ओपीसी कंपनी को वेल आरओसी के पास फाइल करना है। क्या फाइल करना है, इंटीमेशन ऑफ सेसेशन ऑफ द एग्जिस्टिंग नॉमिनी इन द फॉर्म आईएनसी 4। सर वो जो पहला नॉमिनी था वो अब नॉमिनी नहीं रहा, आईएनसी 4 में हम चेंज बता रहे हैं, चेंज हो गया है। इंटीमेशन ऑफ द नॉमिनेशन ऑफ न्यू नॉमिनी इन द फॉर्म आईएनसी 4, तो आईएनसी 4 में दो चीजें बता रहे हैं आरओसी को, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स को। एमसीए की वेबसाइट पे फाइल करेंगे फॉर्म mca.gov.in और तो आईएनसी 4 फॉर्म में बता रहे हैं सर वो जो ओरिजिनल नॉमिनी था वो नॉमिनी नहीं रहा, वो मेंबर बन गया है। और उसके बाद न्यू नॉमिनी जो अपॉइंट हो रहा है, नॉमिनेशन ऑफ न्यू नॉमिनी, उसकी इंटीमेशन भी वेल आईएनसी 4 में जा रही है। साथ में क्या जाएगा, प्रायर कंसेंट ऑफ द न्यू नॉमिनी इन द आईएनसी 3। आईएनसी 3 में न्यू नॉमिनी की कंसेंट जाएगी। और आईएनसी 3 पहली बार भी जाता है जब कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है और नॉमिनी अपॉइंट होता है, तो आईएनसी 3 तब भी जाता है।
खैर एंड वी आर सेइंग यहाँ जो इंटीमेशन जा रही है, कंपनी हैज दिस पर्सन हैज बिकम सोलो मेंबर and within maximum 15 days new member shall appoint new nominee and intimate OPC on plain paper रिकॉर्ड पे एक इंटीमेशन आ जाएगी। जो न्यू सोलो मेंबर बना है वो विद इन 15 डेज ओपीसी कंपनी को प्लेन पेपर पे इन्फॉर्म कर देगा कि मैंने अपनी जगह नया नॉमिनी अपॉइंट कर दिया है। और होपफुली होने क्या वाला है, वो लाला जी की कंपनी है, लाला और लाली, और हो सकता है लाला ने लाली को नॉमिनी बना रखा था। अब नॉमिनी जो है वो मतलब लाली, शी हैज बिकम न्यू सोलो मेंबर, लाला जी की डेथ हो गई तो लाली हैज बिकम न्यू सोलो मेंबर एंड लाली ने फिर वो जो छोटा लल्ला है जो अब मेजर हो चुका है या छोटी लल्ली है जो एज ऑफ मेजॉरिटी अटेन कर चुके हैं, उनमें से किसी एक को नॉमिनी अपना चुन लिया है, बना दिया है। और वो जो न्यू नॉमिनी है वो अपनी कंसेंट देगा फॉर्म आईएनसी 3 में, और जो सोलो मेंबर है वो इन्फॉर्म करेगा ओपीसी कंपनी को ऑन द प्लेन पेपर प्लस आईएनसी 3 कंसेंट ऑफ न्यू नॉमिनी, उसके साथ ही वो कंपनी को दे देगा। और कंपनी आगे क्या करेगी, ओपीसी कंपनी मान लो मतलब कंपनी का कंपनी सेक्रेटरी या जो भी लीगल ऑफिसर है वो आगे क्या करेगा, आरओसी को इन्फॉर्म करेगा, दो फॉर्म फाइल करेगा, आईएनसी 4 और आईएनसी 3। आईएनसी 4 में इंटीमेशन ऑफ चेंज और आईएनसी 3 में बताएगा दैट विल this is the consent of the new nominee over here. And I tell you one thing, अगर मैं previous screen पे वापस जाता हूँ, जो हम यहाँ पर बात कर रहे थे कि MOA जा रहा है और स्पाइस प्लस जा रहा है, तो स्पाइस प्लस में यहाँ पर भी साथ में जो नॉमिनी अपॉइंट हुआ था उसका INC 3 कंसेंट ऑफ फर्स्ट नॉमिनी यहाँ पर भी जाएगा, कंसेंट ऑफ फर्स्ट नॉमिनी, क्योंकि नॉमिनी की कंसेंट के बिना आप उसको नॉमिनी नहीं बना सकते। तो जो फर्स्ट नॉमिनी था उसकी कंसेंट तो यहां पर भी जाएगी। दैट इज वेरी वेरी क्लियर। आई होप गेटिंग दैट क्लियर है ना। सो दीज थिंग्स आर मूविंग टुगेदर। और चेंज के टाइम पे दो फॉर्म जा रहे हैं। कौन से दो फॉर्म जा रहे हैं? INC 4 और INC 3। INC 4 फर्स्ट टाइम शुरू में इनकॉर्पोरेशन के टाइम पे नहीं जाएगा, क्योंकि INC 4 तो चेंज ऑफ नॉमिनी की इंटीमेशन देने के लिए जाता है, मतलब बाद के चेंजेस के लिए होता है, वो शुरू के लिए नहीं होता है। दैट इज नॉट देयर। अच्छा, फॉर्म्स की झलक एक बार आपको दिखाई देता हूं। वेल, फॉर्म्स के बारे में बात हो रही है, देन आई विल कम बैक टू दिस स्क्रीन। ये INC 3 ऐसा नजर आता है। दिस इज INC 3 फॉर्म एंड नॉमिनी का कंसेंट फॉर्म है, टाइटल ही है नॉमिनी का कंसेंट फॉर्म है। और INC 4 इंटीमेशन टू ROC, चेंज इन द मेंबर, चेंज इन द नॉमिनी। सोलो मेंबर चेंज हो गया तो भी और नॉमिनी चेंज हो गया तो भी उसकी कंसेंट उसकी इंटीमेशन जा रही है, इंटीमेशन टू ROC। और यू कैन से दिस इज नोटिस। इसमें देख लो अब क्या क्या बताया हुआ है लॉ मेकर ने। नोटिस ऑफ विड्रॉल ऑफ कंसेंट ऑफ नॉमिनी भी इसी में जा रहा है। इंटीमेशन अबाउट द चेंज इन द नेम ऑफ द नॉमिनी भी इसी में जा रहा है। कोई नॉमिनी सीज हो गया है तो वो भी इंटीमेशन इसी में जा रहा है। इंटीमेशन ऑफ सेसेशन ऑफ नॉमिनी, नॉमिनी की डेथ हो गई है मान लो, या whatever, I'll say this is, you can call it, maybe the reason is death of nominee। तो सभी केसेस में बेसिकली दिस इज INC 4 क्या है? INC 4 इज इंटीमेशन बाय OPC टू ROC। OPC कंपनी जो है वो ROC को इन्फॉर्म कर रही है whenever there is a change in member और whenever there is a change इन नॉमिनी। चेंज के लिए मैं डेल्टा लगा देता हूं एट टाइम्स, डेल्टा का साइन। जब भी चेंज होता है तो चेंज के लिए ये फॉर्म फाइल होता है। और INC 4 के साथ INC 3 फिर साथ में लगकर जाएगा। सो नाउ मूविंग ऑन फर्दर। तो ये सोलो मेंबर की डेथ हो गई, तो ये फ्लो चार्ट याद रखिएगा, प्रोसेस क्या रहेगा। अगर नॉमिनी की डेथ हो जाती है, सोलो मेंबर की नहीं, नॉमिनी की डेथ हो जाती है, या नॉमिनी को पैरालिसिस हो जाता है, इनकैपेसिटेट हो जाता है टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट, तो फिर वो नॉमिनी बेकार हो गया हमारे लिए। इन दिस केस सोलो मेंबर शैल अपॉइंट अ न्यू नॉमिनी। पहले वाले नॉमिनी को भूल जाओ, अब उसकी जगह पर किसको अपॉइंट किया जाएगा? न्यू नॉमिनी।
Solo member shall inform ROC, the solo member will inform OPC on plain paper along with the prior consent of new nominee in the form INC3. तो सोलो मेंबर जब ओपीसी को बताएगा तो हमेशा हमेशा प्लेन पेपर पे ही बताएगा। अंदर की बात है, लाला जी की कंपनी है, लाला जी अपनी खुद की ओपीसी को बता रहे हैं, मतलब सोच लो ना, अपना शोरूम है, अपनी दुकान है और ओपीसी की फॉर्म में है, तो प्लेन पेपर पे ही बताएंगे। और साथ में क्या लगा कर देंगे, कंसेंट ऑफ न्यू नॉमिनी INC3 में। और उसके बाद विद इन 30 days will of the receipt of information of above will OPC shall inform the ROC in INC4 and OPC जब भी ROC को इन्फॉर्म करेगा INC4 में इंटीमेशन ऑफ चेंज ऑफ नॉमिनी अलॉन्ग विद द कंसेंट इन द INC3। तो सोलो मेंबर ओपीसी को इन्फॉर्म करेगा एनी टाइम, यहाँ पर कोई टाइम लिमिट नहीं है, यहाँ पर 15 दिन की कोई टाइम लिमिट नहीं है, देयर इज नो टाइम लिमिट ऑफ 15 डेज। हम तो यही बोलेंगे वेल शैल अपॉइंट न्यू नॉमिनी एंड ASAP as soon as possible the solo member shall inform the OPC on plain paper along with the INC3 the consent of the new nominee। और जिस दिन कंपनी को डॉक्यूमेंट मिलेंगे ओपीसी कंपनी को, उसके बाद उस कंपनी का कंपनी सेक्रेटरी या कंपनी सेक्रेटरी नहीं, जो भी लीगल ऑफिसर है, जो भी काम देख रहा है, he will inform ROC in the next 30 days will in the INC4 intimation of change along with the INC3 over there। अच्छा, पीछे वाले चार्ट में अगर जाऊं तो क्या इस 30 डेज को क्या हम ब्रेक कर सकते हैं? 15 + 15 आंसर इज यस, क्योंकि ऊपर यहां 15 था तो यहां पर भी नीचे ऑटोमेटिकली 15 डेज हो जाएगा। तो इसका ब्रेकअप आप बना सकते हैं यहां पर 15 + 15, दैट इज पॉसिबल, दैट इज पॉसिबल। I hope getting this. And then moving on, well, I'll say this is all about situation 2। समझ में आई गई है, यहाँ पर ऊपर कोई टाइम लिमिट नहीं है लेकिन नीचे टाइम लिमिट है। कंपनी को जिस दिन इंटीमेशन मिलेगी, कंपनी विल इन्फॉर्म फर्दर टू द ROC विद इन नेक्स्ट 30 days। सिचुएशन 3, इफ सोलो मेंबर ऑफ OPC वॉलंटरली चेंजेस द नॉमिनी। नॉमिनी की डेथ नहीं हुई है, सोलो मेंबर की डेथ नहीं हुई है, दोनों भले चंगे हैं, आपस में झगड़ा हो गया और सोलो मेंबर का और झगड़ा हो गया नॉमिनी के साथ, तो वो नॉमिनी को कहता है जा, आज से तू मेरा नॉमिनी नहीं है, अब मैं नया नॉमिनी अपॉइंट कर रहा हूं। सो नाउ विल टॉकिंग अबाउट दिस, एट एनी टाइम सोलो मेंबर कैन अपॉइंट न्यू नॉमिनी, जब चाहे तब अपॉइंट कर सकता है, जब उसका मन करे तब अपॉइंट कर सकता है, एट एनी टाइम। तो यहाँ कोई टाइम लिमिट जैसा कुछ नहीं है। और अपॉइंट करने के बाद सोलो मेंबर शैल ASAP, फिर से कहूंगा एज सून एज पॉसिबल, ASAP की फुल फॉर्म as soon as possible, शीघ्र अतिशीघ्र, सोलो मेंबर शैल इन्फॉर्म OPC ऑन द प्लेन पेपर कि मैंने पुराने वाले नॉमिनी को धक्का मार के हटा दिया है, उसकी जगह नया नॉमिनी अपॉइंट कर दिया है, along with that prior consent in the form INC3 of the new nominee, जब चाहे तब इन्फॉर्म कर दो। एंड देन वी आर सेइंग उसके बाद कंपनी को जब इंटीमेशन मिलेगी, कंपनी शैल विद इन 30 days of the receipt of information above, the company will file INC4 to the ROC और उसके साथ अटैचमेंट में INC3 consent of the new nominee। INC3 goes as attachment with the INC4, उसकी अटैचमेंट की तरह चला जाएगा। सिंपल है, नो कॉम्प्लेक्सिटी ओवर हियर। नेक्स्ट वन, सिचुएशन 4, वेल ओवर हियर नॉमिनी वांट्स टू विथड्रॉ द कंसेंट। नॉमिनी क्या अपनी कंसेंट विथड्रॉ कर सकता है कि मैंने पहले कंसेंट दी थी नॉमिनी बनने के लिए, लेकिन अब मेरा मन नहीं है और आप मेरी जगह किसी और को नॉमिनी अपॉइंट कर लो, मेरी टाटा बाय बाय, चला मैं तो चला, आप किसी और को अपॉइंट करो नहीं करो वो आपकी हेडेक है, आपकी सरदर्दी है, मैं तो जा रहा हूं। तो इफ नॉमिनी वांट्स टू विथड्रॉ द कंसेंट, तो नॉमिनी को क्या करना है, नॉमिनी गिव्स रिटन नोटिस ऑफ विथड्रॉल ऑफ कंसेंट टू द सोलो मेंबर आल्सो एंड टू OPC आल्सो। मतलब वो अपना विथड्रॉल का जो नोटिस है, रिटन नोटिस, दो जगह देगा, सोलो मेंबर के घर पे देगा और दूसरा वेल OPC कंपनी के ऑफिस में भी देगा। दो जगह वो अपना रिटर्न नोटिस देगा, वेल आई विथड्रॉ माय कंसेंट और अब मैं नॉमिनी नहीं हूं। उसके बाद जिस दिन सोलो मेंबर को कंसेंट मिलेगी, उसके बाद वो 15 दिन के अंदर अंदर विद इन नेक्स्ट 15 डेज सोलो मेंबर हैज टू अपॉइंट अ न्यू नॉमिनी। ही शैल अपॉइंट अ न्यू नॉमिनी एंड इन्फॉर्म द OPC कंपनी ऑन द प्लेन पेपर एंड अलॉन्ग विद दैट INC3 में कंसेंट ऑफ द न्यू नॉमिनी। तो मान लो कि लाला जी ने पहले बेटे को अपॉइंट किया था और बेटे ने कंसेंट विथड्रॉ कर ली, तो अब वो अपनी बेटी को अपॉइंट कर रहे हैं। सिंपल है। और बेटी ने कंसेंट दे दी कि ठीक है पापा, वो बेटे को लात मारो, मतलब भाई को लात मारो
और मैं हूं अब आपकी नॉमिनी, टेंशन ही नहीं है। इन दैट केस घर की बात है, घर के अंदर की बात है। एंड देन 1 जनवरी को फर्स्ट नॉमिनी ने कंसेंट विड्रॉ की थी एग्जाम्पल के तौर पे, और 15 जनवरी को लाला जी ने नया नॉमिनी का फॉर्म कंसेंट INC3 कंसेंट कंपनी के पास फाइल कर दिया अलॉन्ग विद द प्लेन पेपर। और साथ में क्या बोल रहे हैं, जो ओपीसी कंपनी है, इट शैल विद इन 30 days OPC company shall file INC4 intimation of withdrawal by the previous nominee and the along with that consent of the new nominee in the INC3 to the ROC। और यहाँ पर जो 30 days दिख रहे हैं, तो इस 30 days का भी हम ब्रेकअप कर लेते हैं 15 + 15। क्योंकि ओपीसी कंपनी कितना टाइम में इन्फॉर्म कर रही है आरओसी को, विद इन 30 days फ्रॉम द डेट व्हेन द ओपीसी कंपनी रिसीव्ड द इंटीमेशन फ्रॉम द ओरिजिनल नॉमिनी और द प्रीवियस नॉमिनी। तो इधर जो 15 days है ये 15 जनवरी है, इधर जो 30 days है ये 30 जनवरी है। तो अब वो डेट से क्लियर हो रहा है, 1 जनवरी को दोनों को नोटिस मिल गया, लाला जी को भी, कंपनी को भी। लाला जी ने 15 जनवरी तक नया नॉमिनी अपॉइंट करके कंपनी को इन्फॉर्म कर दिया, और कंपनी ने 30 जनवरी तक आरओसी को फॉर्म फाइल कर दिया। तो कंपनी के 30 days तब शुरू नहीं होंगे जब 16 मेंबर से न्यू नॉमिनी का कंसेंट आएगा, INC3 आएगा या प्लेन पेपर इंटीमेशन आएगा। मतलब ये 15 जनवरी के बाद 30 days नहीं है, 15 जनवरी के बाद 30 days नहीं है। ये 30 days कहां से है, फ्रॉम 1 जनवरी, जिस दिन जिस दिन नॉमिनी ने दोनों को इन्फॉर्म किया था दैट आई विड्रॉ माय कंसेंट। तो ये 30 दिन वहीं से है। आई होप क्लियर हो गया आपको, वेल विद द हेल्प ऑफ डेट्स एंड एग्जांपल। देन सो 30 days का ब्रेकअप इज 15 + 15 एंड आई विल से एक बार बिना पढ़े रिपीट कर लेते हैं, एक बार बिना पढ़े रिपीट कर लेते हैं। सिचुएशन 4, ओनली सिचुएशन 4। तो नॉमिनी ने अपनी कंसेंट विड्रॉ कर ली कि भाई अब मैं नॉमिनी नहीं हूं। इन्फॉर्म 2 जगह करेगा, कंपनी को भी इन्फॉर्म करेगा, ओपीसी को, 16 मेंबर को भी इन्फॉर्म करेगा। 16 मेंबर के पास 15 दिन है और कंपनी के पास 30 दिन। 16 मेंबर को 15 दिन में प्लेन पेपर में इंटीमेशन देना है टू द ओपीसी कंपनी कि मैंने नया नॉमिनी अपॉइंट कर लिया है, साथ में नए नॉमिनी की कंसेंट INC3 फॉर्म में वो साथ में देनी है। और कंपनी क्या करेगी, कंपनी को जिस दिन इंटीमेशन मिली थी फ्रॉम द ओरिजिनल नॉमिनी कि उसने कंसेंट विड्रॉ कर लिया, कंपनी को उसी दिन से 30 दिन के अंदर अंदर आरओसी के पास इंटीमेशन फाइल करनी है INC4 में अबाउट द चेंज ऑफ नॉमिनी, कि पहले वाला नॉमिनी गया, नया नॉमिनी आ गया, along with the INC3 consent of new nominee। पता नहीं कौन सी सिचुएशन एग्जाम में पूछ लें, सिचुएशन 1, सिचुएशन 2, सिचुएशन 3, सिचुएशन 4, किसी एक सिचुएशन पे एग्जामिनेशन क्वेश्चन बनकर आ सकता है। सो बी रेडी फॉर दैट। एंड आई होप ये ब्रेकअप क्लियर है सबको। अब इससे ज्यादा तो समझाने के लिए कुछ है नहीं इसमें। कंफ्यूजन है, एक कंफ्यूजन है, कंफ्यूजन, और वो कंफ्यूजन है सिचुएशन 5 में। दैट इज कि 16 मेंबर और नॉमिनी दोनों की डेथ हो गई एक ही दिन एक ही साथ। तो क्या होगा, तो अगर एक ही साथ कार में जा रहे थे, कार एक्सीडेंट हो गया, या प्लेन में जा रहे थे, प्लेन क्रैश हो गया, शिप में जा रहे थे, वो शिप डूब गया, टाइटैनिक हो गया, क्या होगा उस केस में? तो क्या नॉमिनी ही विल बिकम न्यू सोलो मेंबर? नो, वो तो उस दुनिया में है ही नहीं। और जो पुराना वाला सोलो मेंबर था उसके राइट्स, उसके जो राइट थे कंपनी में, वो कभी नॉमिनी को ट्रांसफर हुए ही नहीं। तो अब अगर मान लो वो जो सोलो मेंबर था उसके 4-5 बच्चे हैं, मान लो, आज की दुनिया में वैसे इतने बच्चे होना तो गुनाह है किसी के, लेकिन है, एक मिनट के लिए मान लेते हैं, उनमें से किसी एक को नॉमिनी अपॉइंट किया था और 16 मेंबर की डेथ हो गई, उस बच्चे की भी साथ में डेथ हो गई है, वो 18+ था, मोर देन 18 ईयर्स, लेकिन अब ठीक है, हो गई डेथ। तो बाकी अब 3-4 बच्चे और बचे हुए हैं, क्या वो सब मिलकर अब उस कंपनी को आपस में बांट लेंगे, उस बिजनेस को आपस में बांट लेंगे? क्या वो सारे उस कंपनी के में मेंबर बन जाएंगे? अगर वो सारे उस कंपनी में मेंबर बनेंगे जो लीगल हायर्स हैं, तो फिर वो ओपीसी कंपनी नहीं रहेगी। सारे मेंबर बनेंगे तो उस ओपीसी कंपनी को कन्वर्ट करवाना पड़ेगा प्राइवेट कंपनी में, पब्लिक कंपनी में, और फिर वो उसके मेंबर बनेंगे। पता नहीं क्या होगा। लॉ मेकर ने सेक्शन में भी कुछ नहीं बताया, सेक्शन 3 जो बेस सेक्शन है, रूल्स में भी कुछ नहीं बताया, कहीं कुछ नहीं बताया इसके बारे में लॉ मेकर ने। ये बड़ी कंफ्यूजिंग चीज है कि लॉ मेकर ने क्लियर कट कुछ नहीं बताया। क्या लॉ मेकर ये मानता है कि सोलो मेंबर और नॉमिनी दोनों एक दिन एक साथ कभी डेथ होगी नहीं? क्या लॉ मेकर ये मान रहा है? आई डोंट नो कि लॉ मेकर ने ऐसा क्यों किया। अब एक चीज मेरी बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत सारे टॉपिक आपको ऑलरेडी ऐसे हमने कर लिए बिना बुक में जाए, बिना रीडिंग किए।
एक टॉपिक और बड़ा इंपॉर्टेंट बताने जा रहा हूं जो लॉ मेकर ने लॉ में लिखा है। एक एक सोलो मेंबर दो ओपीसी कंपनीज का मेंबर नहीं बन सकता। एब्सोल्यूट प्रोहिबिशन, मतलब मैं दीपक इजरानी दो ओपीसी कंपनीज नहीं बना सकता। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। और मैं दोनों ओपीसी कंपनीज का सोलो मेंबर नहीं बन सकता। एब्सोल्यूट प्रोहिबिशन। और आप भी नहीं बना सकते ऑब्वियसली। नंबर 2, एक आदमी दो ओपीसी कंपनीज में नॉमिनी नहीं बन सकता। एक आदमी दो ओपीसी कंपनीज में नॉमिनी नहीं बन सकता। एब्सोल्यूट प्रोहिबिशन। मैं दीपक इजरानी दो ओपीसी कंपनीज में नॉमिनी नहीं बन सकता। आप भी नहीं बन सकते ऑब्वियसली। सिचुएशन 3, अब ध्यान से सुनना और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट इज इवन मोर इंपॉर्टेंट। एक आदमी एक ओपीसी कंपनी का मेंबर और दूसरी ओपीसी कंपनी में नॉमिनी अपॉइंट हो सकता है। तो मैं दो ओपीसी कंपनीज में एक में सोलो मेंबर बन जाता हूं और किसी को नॉमिनी अपॉइंट कर लेता हूं, और दूसरी ओपीसी कंपनी में मैं नॉमिनी बन जाता हूं और वहां सोलो मेंबर कोई और है, चलेगा। तो मैं एक कंपनी में सोलो मेंबर हूं, एक ओपीसी में, और दूसरी ओपीसी में मैं नॉमिनी हूं, ये अलाउड है। लेकिन इसमें एक दिक्कत आएगी, एक परेशानी आएगी फ्यूचर में। क्या परेशानी आएगी, क्या दिक्कत आएगी फ्यूचर में? और वो परेशानी क्या आएगी कि फ्यूचर में पता चला कि जिस दूसरी सेकंड कंपनी में ओपीसी में मैं नॉमिनी हूं, वहां जो सोलो मेंबर था उसकी डेथ हो गई। अब उसकी डेथ हो गई तो वहां पर मैं उसकी जगह सोलो मेंबर हो गया, और फर्स्ट ओपीसी कंपनी में तो सोलो मेंबर मैं ऑलरेडी हूं, वो तो मैं हूं ही। अब मैं दो ओपीसी कंपनीज में सोलो मेंबर बन गया। बात समझ में आ रही है? फर्स्ट ओपीसी कंपनी में मैं सोलो मेंबर ऑलरेडी शुरू से हूं। सेकंड ओपीसी कंपनी में जिसमें नॉमिनी था वहां सोलो मेंबर की डेथ हो गई, तो मैं वहां पर भी सोलो मेंबर बन गया। अब मैं दो दो ओपीसी कंपनीज में सोलो मेंबर बन गया। अब क्या करें? तो लॉ मेकर ने लॉ में बताया है, लिखा है 180 दिन का टाइम दिया जाता है आपको चुनने के लिए। दोनों में से एक कंपनी चुन लो जिसमें आप सोलो मेंबर कंटिन्यू करोगे, और दूसरी कंपनी आप छोड़ दो और उसमें आप अपने शेयर्स किसी और को सेल कर दो, कोई और सोलो मेंबर बन जाएगा। तो लाला जी अगर दो कंपनीज में सोलो मेंबर बन गए हैं तो वो एक कंपनी के शेयर्स सारे के सारे या तो लाली को सेल ऑफ कर दें या अपने किसी फैमिली मेंबर को सेल ऑफ कर दें। तो एक कंपनी में ही कंटिन्यू करना है, और ये चुनाव करना है कितने दिनों में करना है? विद इन 180 डेज। 180 डेज कहां से शुरू होते हैं? जब मैं सेकंड कंपनी में सोलो मेंबर बना। जब सेकंड कंपनी में वो जो पुराना सोलो मेंबर था उसकी डेथ हुई, और मैं बीइंग अ नॉमिनी जिस दिन मैं सोलो मेंबर बना सेम डे आयल से, तो वहां से 180 दिन के अंदर मुझे चूज करना है दोनों में से कौन सी ओपीसी कंपनी में मैं कंटिन्यू करूंगा एज सोलो मेंबर, और कौन सी वाली छोड़ दूंगा। और हो सकता है मैं सेकंड में कंटिन्यू करूं और फर्स्ट छोड़ दूं, ऐसा भी हो सकता है। चॉइस इज माइन, मतलब उस सोलो मेंबर की चॉइस है जो दो जगह आप सोलो मेंबर है। आई होप गेटिंग दिस पॉइंट। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब एक ओल्ड कॉन्सेप्ट आपको बता रहा हूं, और फिर ये जानना बड़ा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ताकि अब न्यू सिचुएशन आपको समझ में आ जाए। उसके बाद मैं न्यू कॉन्सेप्ट बताऊंगा, तो दोनों चीजों को फिर कंपेयर कर लेंगे। ओल्ड कॉन्सेप्ट, लिमिट्स ऑन द पेड अप कैपिटल एंड टर्नओवर, जो 2013 से, मैं कहूंगा जब से ओपीसी कंपनी का कॉन्सेप्ट इंडिया में शुरू हुआ 2013-2014 तब से चला आ रहा है। लिमिट्स ऑन द पेड अप कैपिटल एंड टर्नओवर जो था कि 1% कंपनी मैक्सिमम पेड अप कैपिटल एग्जैक्ट ₹50 लाख और लेस, और and average turnover of the preceding 3 consecutive financial years ₹2 crore। सिंगल फाइनेंशियल ईयर की वो नहीं देख रहे टर्नओवर, एवरेज टर्नओवर ऑफ द प्रीवियस 3 फाइनेंशियल ईयर्स ₹2 करोड़ एग्जैक्ट और लेस। तो पेड अप कैपिटल 50 लाख या उससे कम होनी चाहिए, और पिछले 3 साल की एवरेज सेल्स टर्नओवर जो है वो 2 करोड़ रुपए या उससे कम होनी चाहिए। दोनों क्राइटेरिया फुलफिल करना मैंडेटरी है ओपीसी कंपनी के लिए। तो टू कंटिन्यू एज ओपीसी कंपनी, if OPC company jumps, नीचे जो लिखा है if OPC company jumps any one of the two criteria, या तो पेड अप कैपिटल 50 लाख के ऊपर चली गई, या तो टर्नओवर 2 करोड़ के ऊपर चली गई, तो एवरेज टर्नओवर ऑफ 3 इयर्स 2 करोड़ के ऊपर चली गई, तो फिर ओपीसी को अपना स्टेटस छोड़ना पड़ेगा। ओपीसी वाला मैंडेटरी है, कंपलसरी है, और उसको अपने आप को कन्वर्ट करना पड़ेगा या तो प्राइवेट कंपनी में या फिर पब्लिक कंपनी में। ऑप्शन इज योर्स, आप चूज कर लो, चॉइस कर लो आपको किस में कन्वर्ट होना है, पब्लिक में या प्राइवेट में। mandatory conversion, compulsory conversion if you jump the limit. If you jump the limit, then it is compulsory conversion either into the private company or public company of your option। आपकी ऑप्शन है, आप जो भी आप एक्सरसाइज करना चाहें। न्यू कॉन्सेप्ट क्या है? न्यू कॉन्सेप्ट है देयर इज नो लिमिट ऑन द, और ये न्यू कॉन्सेप्ट कब आया? 1 अप्रैल 2021। दैट इज देयर इज नो लिमिट ऑन द पेड अप कैपिटल, देयर इज नो लिमिट ऑन द टर्नओवर। कोई लिमिट नहीं है पेड अप कैपिटल के ऊपर, टर्नओवर के ऊपर।
and the average turnover of मतलब जो भी average turnover of the previous 3 consecutive financial years, कहीं कोई लिमिट नहीं है। अब आज की तारीख में मैं आपसे पूछता हूँ 1 अप्रैल 2021 के बाद एक ओपीसी कंपनी बनती है, पैदा होती है, मैं बना रहा हूँ, मैं मेरी छोड़ो, मुकेश अंबानी बना रहे हैं, मुकेश अंबानी एक ओपीसी कंपनी बना रहे हैं। इस ओपीसी कंपनी में वो कहते हैं मैं एक जो नई ओपीसी कंपनी बना रहा हूँ, टर्नओवर विल बी लाइक रादर पेड अप कैपिटल विल बी 5000 करोड़, 5000 करोड़ की कंपनी मैं बनाना चाहता हूँ, मुकेश अंबानी साहब कह रहे हैं। एंड फिर वो साथ में ये भी कह रहे हैं कि एट द सेम टाइम मेरा इरादा है कि आने वाले टाइम में इस कंपनी की सेल्स टर्नओवर 20-25 हजार करोड़ की होगी, 25,000 करोड़ की टर्नओवर भी होगी। तो क्या ऐसी कंपनी बना सकते हैं और वो अचीव भी कर लेते हैं? मान लो ऑब्वियसली मुकेश अंबानी है तो अचीव कर ही लेंगे, 5,000 करोड़ तो पेड अप कैपिटल में ही डाल रहे हैं, तो 25,000 करोड़ क्या ज्यादा भी हो सकती है टर्नओवर। कैन मुकेश अंबानी मेक ओपीसी कंपनी लाइक दिस? एंड द आंसर इज yes, Mukesh Ambani can. Now, after 1st April 2021, this is allowed. This is allowed. Very, very, very important. And अब एक सवाल और भी आता है फिर। मान लो कि चलो मैं लिख कर ही बात करता हूं। मान लो कि एक ओपीसी कंपनी थी और ये इनकॉर्पोरेट हुई थी, पैदा हुई थी। इनकॉर्पोरेशन बोलते हैं ना, आगे आप पूरा चैप्टर करोगे। इनकॉर्पोरेशन हुआ था कब? बिफोर 1st April 2021। ऐसे मान लो इनकॉर्पोरेशन इन 2019, कोई भी डेट ले लो आप, 8th September 2019 इज द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, ठीक है। और इस कंपनी की जो हम देखते चले आ रहे हैं तब से पेड अप कैपिटल 40 लाख, टर्नओवर 1.5 करोड़, ये तो हम पहले से देखते चले आ रहे हैं। अब क्या होता है? वेल आफ्टर अमेंडमेंट आने के बाद, नाउ आफ्टर 1st April 2021, कंपनी कहती है हम अपनी पेड अप कैपिटल बढ़ाना चाहते हैं और पेड अप कैपिटल बढ़ाकर हम 40 लाख से बढ़ाकर इसको 400 करोड़ करना चाहते हैं, कर सकते हैं। और हम ओपीसी का कैरेक्टर जो है रिटेन करना चाहते हैं एंड वांट्स टू रिटेन स्टेटस ऑफ ओपीसी, yes or no? एंड द आंसर इज yes, कंपनी कैन रिटेन, कंपनी कर सकती है। तो जो पुरानी कंपनीज चली आ रही थी ओपीसी, जो क्राइटेरिया को फॉलो कर रही थी पहले, तो क्या वो भी अब इस अमेंडमेंट का फायदा ले सकती हैं? आंसर इज यस। या फिर टर्नओवर उस कंपनी की अब जंप कर रही है और 2 करोड़ की लिमिट के ऊपर जा रही है, कितनी भी ऊपर जा रही है, वट एवर, इनफाइनाइट, नो लिमिट। अब तो हम कह रहे हैं नो लिमिट, तो नो लिमिट तो मतलब इनफाइनाइट। आई होप गेटिंग दैट। नो लिमिट मीन्स नो लिमिट। क्या इस कंपनी को कंपल्सरली कन्वर्ट होना पड़ेगा इनटू अ पब्लिक कंपनी और अ प्राइवेट कंपनी? आंसर इज नो। सो अब क्वेश्चन में आगे मैं लिख ही देता हूं, वेदर सच, ये जो एग्जाम्पल है इसी एग्जाम्पल को ही कंटिन्यू कर रहे हैं। सच ओपीसी कंपनी जो आपने प्रीवियस स्लाइड पे देखी, हैज टू कंपल्सरली कन्वर्ट इनटू प्राइवेट और पब्लिक कंपनी, एंड द आंसर इज नो। Answer is no. There is no need on jumping the limits on। अब तो लिमिट बची नहीं ना, अब तो कोई लिमिट है ही नहीं। जब लिमिट है ही नहीं तो फिर कन्वर्ट क्या होना? अच्छा, एक लेकिन एक सवाल है, वेदर ओपीसी कंपनी कैन वॉलंटरली कन्वर्ट इन द प्राइवेट कंपनी पब्लिक कंपनी इन फ्यूचर आफ्टर 1st April 2021? आंसर इज yes. So whether a private, whether OPC company, whether
an OPC company can voluntarily convert into a private or public company? आंसर इज यस, वो तो अभी भी अलाउड है, दैट इज स्टिल अलाउड। और अगर उल्टा बात करें, वेदर अ प्राइवेट कंपनी कैन वॉलंटरली कन्वर्ट इनटू अ ओपीसी कंपनी, यस। और दूसरा क्वेश्चन, वेदर पब्लिक कंपनी कैन वॉलंटरली कन्वर्ट इनटू ओपीसी कंपनी, नो। वो तो 1 अप्रैल से पहले भी, 1 अप्रैल 2021 से पहले भी अलाउड नहीं था और अब भी अलाउड नहीं है। So well, I'll say ये चीज आगे हम देखेंगे, obviously we are going to talk about that. वॉलेंट्री कन्वर्जन हो रहा है ऑफ ओपीसी कंपनी इनटू द पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी, तो उसके लिए भी एप्लीकेशन फॉर्म इज INC 6। और वॉलेंट्री कन्वर्जन हो रहा है प्राइवेट कंपनी का ओपीसी कंपनी में, तो उसके लिए भी एप्लीकेशन फॉर्म INC 6। लेकिन पब्लिक कंपनीज ओपीसी कंपनी में कन्वर्ट हो ही नहीं सकती हैं, नॉट अलाउड। लेकिन सर हमें करनी है, हमें तो करनी है, कोई रास्ता बताओ, कोई तरीका बताओ। तो सोचो कि पहले पब्लिक कंपनी को प्राइवेट कंपनी में कन्वर्ट कर लेते हैं और फिर उसके बाद उसको ओपीसी कंपनी में कन्वर्ट कर देंगे, सीधा नहीं तो टेढ़ा रास्ता निकालते हैं। पब्लिक कंपनी को ओपीसी कंपनी में बनाना है, कन्वर्ट करना है। 7 मेंबर्स हैं और एक लाला जी हैं और बाकी 6 फैमिली मेंबर हैं, सालोमन टाइप। और वो कह रहे हैं बाकी 6 को निकालो बाहर, क्यों उनको लीगल परेशानियां क्यों हो, बाकी 6 फैमिली मेंबर्स को, बच्चे हैं, वाइफ है, उनको क्यों परेशानियां हो। तो लाला जी कहते हैं सारी लीगल परेशानियां मैं अपने सर पे रखता हूं ना, और सालोमन टाइप कंपनी है तो ठीक है। उस केस में चला तो वो अकेले पहले भी रहे थे, आगे भी चलाएंगे। और 6 फैमिली मेंबर्स को कहते हैं तुम 6 के 6 अपने शेयर्स मेरे को बेचो, पहले इसको प्राइवेट कंपनी बना लेते हैं, पहले दो मेंबर्स रखेंगे, फिर आने वाले टाइम में प्राइवेट कंपनी को वेल कन्वर्ट कर लेंगे इनटू ओपीसी कंपनी। समझ में आ रहा है ना? सालोमन वाइफ, 4 सन्स 1 डॉटर, रिमेंबर दैट। तो पहले बच्चों को बोला कि अपने शेयर सारे मम्मी को दे दो या मेरे को दे दो, और फिर वेल सालोमन और उनकी वाइफ रह गए, 4 सन्स और डॉटर कंपनी के बाहर। जब 2 रह गए तो प्राइवेट कंपनी बना ली, और जब प्राइवेट कंपनी में कन्वर्ट हो गए फिर ओपीसी कंपनी बना ली। और वैसे तो प्राइवेट कंपनी में भी 7 मेंबर्स हो सकते हैं, मतलब आप वैसे भी 7 मेंबर्स के साथ भी प्राइवेट कंपनी में कन्वर्ट हो सकते हो। प्राइवेट कंपनी कैन हैव 200 मेंबर्स। 7 मेंबर्स के साथ पहले प्राइवेट कंपनी बना लो, बाद में उन, हाँ फिर ये कि बाकी 6 के शेयर्स सालोमन को अकेले एक्वायर करनी है। जब 16 मेंबर हो जाएगा तो फिर ओपीसी में कन्वर्ट कर लो, यू कैन हैव दैट वे आउट। INC 6 आपके सामने है, और 3 चीजें दी हैं। नंबर 1, कन्वर्जन ऑफ ओपीसी कंपनी इनटू द प्राइवेट कंपनी, और नंबर 2, कन्वर्जन ऑफ ओपीसी कंपनी इनटू पब्लिक कंपनी। नंबर 3, कन्वर्जन ऑफ प्राइवेट कंपनी इनटू ओपीसी कंपनी। पब्लिक कंपनी टू ओपीसी कंपनी के लिए कोई फॉर्म नहीं है, कोई एप्लीकेशन नहीं है, कोई प्रोसीजर नहीं है। तो बेसिकली, और एप्लीकेशन, ये फॉर्म INC 6 क्या है? एप्लीकेशन फॉर्म है। अब एक चीज बोलूं, याद रखना, एग्जाम में क्वेश्चन आता है फॉर्म INC 3 और INC 6 में बेसिक डिफरेंस क्या है नेचर में। INC 3 इज नॉट, या INC 4, INC 4 INC 3 जो है ये इंटीमेशन फॉर्म्स है। ये क्या है? INC 4 इज, ऊपर लिखा ही था मैंने, ये इंटीमेशन फॉर्म है। इसमें हम कोई एप्लीकेशन फाइल नहीं कर रहे, इसमें कोई हम अप्रूवल नहीं मांग रहे, सिर्फ इंटीमेशन दे रहे हैं नॉमिनी चेंज हो गया या सोलो मेंबर चेंज हो गया। और ये जो है INC 6, ये एप्लीकेशन फॉर्म है। तो एक बार वैसे ही एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है कि इंटीमेशन फॉर्म और एप्लीकेशन फॉर्म्स में डिफरेंस बताओ। डिफरेंस क्या बताना है? एक एक लाइन बताना है। एप्लीकेशन फॉर्म का मतलब कंपनी लॉ में वो सारे फॉर्म जिसमें हम एप्लीकेशन फाइल कर रहे हैं, अप्रूवल मांग रहे हैं, परमिशन मांग रहे हैं, वो एप्लीकेशन फॉर्म है। इंटीमेशन फॉर्म जिसमें हम सिर्फ ROC को इंटीमेट कर रहे हैं, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स को इंटीमेट कर रहे हैं, अप्रूवल नहीं मांग रहे, कोई परमिशन नहीं मांग रहे कोई, वो इंटीमेशन फॉर्म है। और 4 नंबर का क्वेश्चन था, एप्लीकेशन फॉर्म और इंटीमेशन फॉर्म में फर्क बताओ। एक एक लाइन में दोनों के बारे में बता देना। एप्लीकेशन फॉर्म का मतलब वो फॉर्म जो एप्लीकेशन फाइल करने के काम आता है, अप्रूवल मांगने के काम आता है। इंटीमेशन फॉर्म का मतलब जिसमें सिर्फ इंटीमेशन दी जाती है, इंटीमेट किया जाता है ऑफ सम इवेंट,
हैपनिंग इन द कंपनी, कोई परमिशन नहीं मांगी जाती। आंसर की लेंथ बढ़ाने के लिए क्या करेंगे सर? तो उसमें बहुत सारे फॉर्म्स आगे पढ़ोगे आप, बहुत सारे चैप्टर्स में, उन सब की आप बीच में लिस्ट आउट कर दो, उसको लिस्ट कर दो कि हाँ भाई ये फॉर्म्स हैं, एप्लीकेशन फॉर्म्स या सो एंड सो फॉर्म्स हैं, इंटीमेशन फॉर्म्स, उनकी लिस्ट बनाकर साथ में दे दो। ये कहानी क्लियर हो गई अब आप लोगों को। द स्टोरी इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। एंड नाउ well, I'll say after going through all this discussion, I'll say अब तो बहुत कम टाइम ही लगने वाला है when I'm talking about the OPC company as per our book. Page number 2.26. हाँ जी, everybody on page number 2.26 over here in the book, and when I'm talking about the first thing first about OPC company as per the book, ये section 3 subsection 1 की बात हो रही है। ये section 3 subsection 1 मैंने आपको इस चैप्टर में टाइप ऑफ कंपनीज के चैप्टर में शुरू में करवाया था, पेज नंबर 2.2 पे जाकर देखिएगा। और वहां पर बात हो रही थी सेक्शन 3 में 3 टाइप ऑफ कंपनीज, पब्लिक कंपनीज, प्राइवेट कंपनीज, ओपीसी कंपनीज, और फॉर्मेशन की बात हो रही थी कि फॉर्मेशन ऑफ public companies shall be done by minimum 7 subscribers, formation of private companies shall be done by minimum 2 subscribers, formation of OPC company shall be done by 1 subscriber। और फिर उसके नीचे बात हो रही थी सेक्शन 3 सबसेक्शन 2 कहता है कि ये ओपीसी कंपनी, पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी, तीनों टाइप की कंपनीज को हम फर्दर कैटेगराइज कर सकते हैं। All three type of companies can be further categorized into company limited by shares, company limited by guarantee, और अनलिमिटेड कंपनी। एंड कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी का मतलब कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी हैविंग शेयर कैपिटल, नॉट हैविंग शेयर कैपिटल, सारी बातें हुई थी उस वक्त। सेक्शन 3 सबसेक्शन 1 जब मैंने आपको करवाया था और सेक्शन 3 सबसेक्शन 2 करवाया था, तब मैंने एक चीज आपको बताई नहीं, मैं खा गया उस वक्त, मैंने रिवील नहीं की, मैंने छुपा के रख ली उस वक्त, और वो मैं आज रिवील कर रहा हूं, वो मैं आज बता रहा हूं। तो नो चीटिंग एंड दिस इज एब्सोल्यूट नॉलेज एज पर बेयर एक्ट। एज पर बेयर एक्ट कि सेक्शन 3 सबसेक्शन 1 में 5 प्रोवाइजो हैं, 5 प्रोवाइजो, और मैंने इंट्रोडक्शन क्लास में बता रखा है और यूट्यूब पे भी वीडियो आप बार बार देख सकते हो कि प्रोवाइजो क्यों बनाता है लॉ मेकर। दैट प्रोवाइडेड दैट, फर्स्ट प्रोवाइजो प्रोवाइडेड दैट, सेकंड प्रोवाइजो प्रोवाइडेड फर्दर दैट, थर्ड प्रोवाइजो प्रोवाइडेड आल्सो दैट, फोर्थ प्रोवाइजो प्रोवाइडेड आल्सो दैट, और पांचवा प्रोवाइजो भी प्रोवाइडेड आल्सो दैट। तो पहले और दूसरे में, पहले दूसरे तीसरे तक तो फिर भी चेंज हो रहा होता है, प्रोवाइडेड दैट, प्रोवाइडेड फर्दर दैट, प्रोवाइडेड आल्सो दैट, उसके नीचे सारे प्रोवाइडेड आल्सो दैट। और वो प्रोवाइजो क्यों बनाए जाते हैं वो मैं ऑलरेडी आपको बहुत डिटेल में, बहुत ज्यादा डिटेल में 15-20 मिनट लगाकर बता चुका हूं, और YouTube पे भी वीडियो है, अगर किसी को याद नहीं है तो वहां से बार बार देख सकता है। एनी हॉज, यहां पर आ जाइए अभी। नाउ कमिंग ओवर हियर, अब उन्हीं 5 प्रोवाइजो में, और ये 5 प्रोवाइजो कहां है? सेक्शन 3 सबसेक्शन 1 में 5 प्रोवाइजो, सेक्शन 3 सबसेक्शन 2 आने से पहले, जिसमें लॉ मेकर ने ओपीसी कंपनी के कॉन्सेप्ट को डिटेल में बताया है, लेकिन उसके साथ फिर जुड़े हुए हैं इनकॉर्पोरेशन रूल्स। तो पांचों प्रोवाइजो पढ़ेंगे, उसके साथ साथ इनकॉर्पोरेशन रूल्स पढ़ेंगे, और अमेंडमेंट्स पढ़ेंगे, 1 अप्रैल 2021 वाली अमेंडमेंट्स भी पढ़ेंगे। तो पढ़ते चले जाइएगा मेरे साथ। MOA shall contain the name of the nominee and the consent of such nominee must be filed to the ROC। अब आपको मालूम ही है MOA में वो नॉमिनी क्लॉज होगा, और जो 7वां क्लॉज होगा MOA का, 7th क्लॉज इज नॉमिनी क्लॉज, साथ में कंसेंट ऑफ नॉमिनी के लिए फॉर्म INC 3, वी हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट दैट, वो साथ में MOA के साथ जाएगी। तो MOA of the OPC shall indicate the name of the other person which is nominee, एंड उसकी प्रायर कंसेंट चाहिए साथ में फॉर्म INC 3 में। Who shall become the member of the company in the event of subscriber's death or incapacity। तो सब मालूम है आपको, ऑलरेडी सब मालूम है, फटाफट सिर्फ गो थ्रू कर रहे हैं। And the written consent of the nominee shall be also filed to the ROC at the time of incorporation, वो INC 3 साथ में जाएगा। एंड along with the memorandum and the articles, ये कहाँ दिया हुआ है? ये कहाँ दिया हुआ है? फर्स्ट प्रोवाइजो ऑफ सेक्शन 3 सबसेक्शन 4, और इसी के साथ हम क्या जोड़कर पढ़ रहे हैं? सेक्शन 3 सबसेक्शन 4 के साथ जोड़कर पढ़ रहे हैं रूल 4 सब रूल 1 ऑफ
इनकॉर्पोरेशन रूल्स, कंपनीज इनकॉर्पोरेशन रूल्स 2014, जिसमें रिपीट हो रहा है, रिपीटिशन है। सब्सक्राइबर टू मेमोरेंडम ऑफ ओपीसी, सब्सक्राइबर ऑफ मेमोरेंडम ऑफ ओपीसी मतलब सिंगुलर है, सिंगल सब्सक्राइबर है, सोलो सब्सक्राइबर ऑफ द MOA of the OPC shall nominate, mandatory है, compulsory है, shall nominate a person nominee after obtaining the prior consent in the INC 3, and who shall in the event of subscriber's death or on his incapacity to the contract become member of the OPC। पता है अब आपको। और साथ में करें रूल 4 सब रूल 2 कहता है ये नॉमिनेशन के लिए जगह कहां दी गई है, वो जो आप इनकॉर्पोरेशन की एप्लीकेशन फाइल करते हैं स्पाइस प्लस वेब फॉर्म INC 32, ये पहले स्पाइस होता था, उससे पहले ये INC 29 होता था, उससे पहले ये INC 7 होता था। ये सारी बातें डिटेल में आएंगी आगे इनकॉर्पोरेशन के चैप्टर में। खैर एनी हाउस स्पाइस प्लस जो INC 32 का वेब फॉर्म है उसमें पार्ट बी जो है एप्लीकेशन फॉर इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी, उसका कॉलम 9, इतना एग्जाम के लिए याद नहीं करना है, लेकिन प्रैक्टिकली आप देखोगे जितना मैंने आपको पहले वो स्लाइड्स में दिखा दिया अपनी हैंडराइटिंग में, वो याद रह जाए तो इतना भी बहुत है। देन नॉमिनी में विड्रॉ हिज कंसेंट जब नॉमिनी चाहे, और ये हमने फ्लो चार्ट फॉर्म में कर लिया है कि नॉमिनी जब चाहे अपनी कंसेंट विड्रॉ कर सकता है एनी टाइम, एनी टाइम। और ये नीचे भी रूल 4 सब रूल 3 में रिपीट हो रहा है, वो जब चाहे विड्रॉ कर सकता है, और ये नोटिस राइटिंग में देगा सोलो मेंबर को भी और ओपीसी कंपनी को भी। और ये हमने सिचुएशन 4 का जो फ्लो चार्ट देखा ये वही है। तो हो गया आपका, मैं अब ये रीड नहीं कर रहा हूं, वो आप अपने आप कर लीजिएगा। आई एम नॉट रीडिंग दिस। वही 15 डेज 30 डेज, फिर 30 डेज का हम ब्रेकअप कर लेते हैं, 15 प्लस 15 इज इक्वल टू 30। ये नीचे लिखा भी हुआ है, आई एम नॉट गोइंग टू ऑल दिस। और वेल सोलो मेंबर कंपनी को प्लेन पेपर पे इन्फॉर्म करेगा अलोंग विद INC 3 कंसेंट ऑफ न्यू नॉमिनी, और कंपनी आगे ROC को INC 4 में इन्फॉर्म करेगी चेंज ऑफ नॉमिनी, और उसके साथ INC 3 द कंसेंट ऑफ न्यू नॉमिनी लगाकर देगी जब ROC के पास जाएगा। तो हो गया। देन मेंबर में चेंज द नॉमिनी एट एनी टाइम, ये भी हमने वो फ्लो चार्ट में सिचुएशंस में देख लिया, मेंबर जब चाहे नॉमिनी को चेंज कर सकता है। और ये हमारे पास सिचुएशन 3 थी हमारे फ्लो चार्ट्स में, तो इसका भी फ्लो चार्ट हम लोगों ने कर लिया, ऑलरेडी डन। और वही नीचे रिपीट आगे हो रहा है, वही आगे कंटिन्यूड है नीचे। दिस इज थर्ड प्रोवाइजो ऑफ सेक्शन 3 सबसेक्शन 1, और ये डिस्कशन आगे कंटिन्यू हो रहा है सिचुएशन 3, इसी को आगे कंटिन्यूड रखा है। दिस डिस्कशन इज स्टिल कंटिन्यूइंग। और यही चीज नीचे जो ये फोर्थ प्रोवाइजो में भी कंटिन्यू हो रही है, मेंबर शैल इंटीमेट द कंपनी अबाउट द चेंज ऑफ नॉमिनी, फोर्थ प्रोवाइजो में कंटिन्यू हो रहा है। फिर उसके बाद वो रूल 4 सब रूल 5 में भी वही कंटिन्यू हो रहा है कंटिन्यूटी में। ये सब फ्लो चार्ट में हो गया हमारे, ये सिंगल फ्लो चार्ट है। तो यहां से ना करके वो फ्लो चार्ट में देखना आसान लगता है, ये टेक्स्ट फॉर्म में देखना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगता है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की लैंग्वेज है, लोकसभा राज्यसभा की लैंग्वेज है, फ्लो चार्ट में देखने में आसान हो जाता है। और वो 30 डेज में इंटीमेशन जानी है, मालूम है आपको INC 4 जाएगा, साथ में INC 3 जाएगा इन दिस केस ऑल्सो, वेल यू आर अवेयर ऑफ। अब मैं वो चार्ट रिपीट नहीं कर रहा हूं, आई एम नॉट रिपीटिंग दैट ऑब्वियसली। तो मेंबर जब चाहे नॉमिनी चेंज कर सकता है, और जब उसका मन करता है वो पुराने नॉमिनी को टाटा बाय बाय कर दे, कंपनी को प्लेन पेपर पे इन्फॉर्म कर दे अलोंग विद द INC 3 ऑफ न्यू नॉमिनी, और कंपनी आगे INC 4 में इंटीमेट करेगी ROC को अलोंग विद द INC 3। देन नेक्स्ट वन, intimating the company through MOA about the change of nominee does not require the fulfillment of the legal requirements of alteration of MOA। तो हम कह रहे हैं कि any change in the name of the person shall not be deemed to be alteration of MOA। अब इसका क्या मतलब है, ये क्या बोल रहे हैं कि MOA के अंदर आप जब भी नॉमिनी क्लॉज में नॉमिनी का नाम तो चेंज करोगे ना, जब नॉमिनी चेंज होगा, तो जब आप नॉमिनी क्लॉज चेंज करोगे उसको ऑल्टरेशन ऑफ MOA नहीं माना जाएगा, और ऑल्टरेशन ऑफ MOA का जो लीगल प्रोसीजर होता है वो आपको फॉलो नहीं करना पड़ेगा। आगे आप चैप्टर करोगे ऑल्टरेशन ऑफ मेमोरेंडम आर्टिकल, तो उसमें आप पढ़ोगे सेक्शन 13
in general, alteration of MOA. Section 13, in general, alteration of memorandum of association is done by passing special resolution. लेकिन हम क्या कह रहे हैं यहां पर, हम ये कह रहे हैं कि जब आप एमओए में आप नॉमिनी क्लॉज चेंज कर रहे हो, नेम ऑफ नॉमिनी चेंज कर रहे हो, तो उस केस में आपको सेक्शन 13 कंप्लाई नहीं करना पड़ेगा, आपको स्पेशल रेजोल्यूशन पास नहीं करना पड़ेगा, ये कहने की कोशिश कर रहे हैं यहां पर. That's it. That's it. Then death or incapacity to contract of sole member, तो ये भी हमने फ्लो चार्ट देख लिया ऑलरेडी. सोलो मेंबर जो था उसकी डेथ हो गई, तो ये हमने फ्लो चार्ट देखा सिचुएशन 1. आई एम नॉट रीडिंग दिस क्योंकि फ्लो चार्ट फॉर्म में मैं ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं, तो आई एम नॉट रीडिंग दैट अगेन. वही 15 डेज है, 30 डेज है, और 30 डेज का ब्रेकअप है 15 प्लस 30 डेज INC4 INC3 के साथ जाएगा. अब समअप कर रहे हैं एक जगह पर, और समअप क्या कर रहे हैं कि जब कंपनी पहली बार इनकॉर्पोरेट होती है तो आप फॉर्म INC32 जिसका नाम स्पाइस प्लस है, वेब फॉर्म है, उस वेब फॉर्म में आप पहली बार नॉमिनी का नाम फिलअप करते हो और साथ में मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में आप नॉमिनी का नाम इन्फॉर्म करते हो, और उस वक्त INC3 साथ में जाता है, तो नॉमिनी अपनी कंसेंट देता है, और INC3 फर्स्ट नॉमिनी है तो उसके लिए भी है, फर्स्ट नॉमिनी के लिए भी है, एंड और न्यू नॉमिनी जो सेकंड नॉमिनी, थर्ड नॉमिनी, फोर्थ नॉमिनी है उसके लिए भी है. कंसेंट तो नॉमिनी को INC3 में देनी होती है कि मैं एज नॉमिनी बनने के लिए तैयार हूं, और कंपनी जब फ्यूचर में नॉमिनी चेंज होगा तो कंपनी विल गिव इंटीमेशन अबाउट द न्यू नॉमिनी इन द फॉर्म INC4 टू द ROC टाइम टू टाइम. तो फर्स्ट नॉमिनी जब अपॉइंट होता है इनकॉर्पोरेशन के टाइम पे तो INC4 नहीं जाता, उस वक्त स्पाइस प्लस वेब फॉर्म INC32 जाता है, साथ में मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जाता है, और साथ में विल INC3 जाता है, दैट इज देयर. तो वो इनकॉर्पोरेशन के टाइम पे है, और बाद में फ्यूचर में जब चेंज होगा तो ROC को क्या फाइल करेंगे, INC4 along with INC3 ऑफ न्यू नॉमिनी. तो ये फ्यूचर चेंजेस के टाइम पे हो जाएगा. आई होप गेटिंग दैट. ये एग्जाम में लिखने के लिए नहीं है, कोई एग्जाम में इस तरीके से क्वेश्चन पूछेगा नहीं, लेकिन पता होना चाहिए, बस अपनी नॉलेज के लिए जरूर पता होना चाहिए. नॉट फॉर राइटिंग इन एग्जाम बट फॉर ओन नॉलेज, मतलब अपनी क्लैरिटी के लिए, अपनी खुद की क्लैरिटी के लिए मालूम होना चाहिए. देन एडिशनल रिक्वायरमेंट्स ऑफ OPC, और मैं कहूंगा वो बिना पढ़े आपको पता है कि सोलो मेंबर जो है, सोलो मेंबर को क्राइटेरिया फुलफिल करने हैं, नेचुरल पर्सन होना चाहिए, इंडियन सिटीजन होना चाहिए, मे बी रेजिडेंट इन इंडिया और अदरवाइज. और ये इंपॉर्टेंट है, कब अमेंड हुआ, 1 अप्रैल 2021, और रेजिडेंट का क्राइटेरिया भी चेंज हो गया. रेजिडेंट का मतलब जो हु हैज स्टेड इन इंडिया फॉर अ पीरियड ऑफ मिनिमम 120 days, एग्जैक्ट 120 days और मोर देन 120 days इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, पिछले साल, करंट ईयर की बात नहीं हो रही, पिछले साल. पहले ये 182 डेज हुआ करता था, अभी 182 डेज की जगह चेंज होकर हो गया 1 अप्रैल 2021 से इट इज नाउ 120 डेज, 120 दिन. लेकिन मैं फिर से बोलूंगा, मेरे हिसाब से अभी ये है ही बेकार, क्योंकि ऊपर है क्राइटेरिया में बोल ही दिया, सोलो मेंबर मे बी आर रेजिडेंट और अदरवाइज मे और मे नॉट बी रेजिडेंट. तो फिर रेजिडेंट की डेफिनेशन की कोई रेलिवेंस बची नहीं. कोई 119 दिन इंडिया में रहा है, 118 दिन, 118 डेज, तो भी चलेगा, ही कैन बिकम सोलो मेंबर ऑफ OPC. दिक्कत क्या है? Then talking about that, for the purpose of this rule, while conducting the number of days, calculating the number of days or counting the number of days, the stay of director in India for financial year 18-19, any period of stay between 1st January 2018 till the date of notification above shall be counted. अब ये सब मैं कहूंगा नॉट रेलिवेंट फॉर एग्जाम, इसको आप इग्नोर कर दो, दिस इज नॉट एट ऑल रेलिवेंट फॉर एग्जाम. पुरानी बात हो गई, फाइनेंशियल ईयर 18-19 की बात हो रही है,
वो सब कहानियां खत्म हो गई. वेल, नॉट रेलिवेंट फॉर अस. Then I'll say rule 3, sub rule 1, clause B. All the following three criteria shall be fulfilled by nominee also. Same criteria. Natural person होना चाहिए, Indian citizen, resident in India भी हो सकता है और otherwise भी हो सकता है. And natural person shall not be member of more than, absolute prohibition, shall not be member of more than one OPC at a time. एक आदमी एक टाइम पे दो OPC का मेंबर भी नहीं हो सकता और दो OPC में नॉमिनी भी नहीं हो सकता. Absolute prohibition. Absolute prohibition. And then we say, if a natural person being member in the OPC, if a natural person being a member in the OPC becomes a member in another OPC also. एक आदमी जो OPC में मेंबर है, ये हो गया हमारा. मतलब एक आदमी, मैंने अपना एग्जांपल लिया था, मैं एक OPC में मेंबर हूं और दूसरी OPC में नॉमिनी हूं. हाँ जी, अलाउड है. सो एंड देन प्रॉब्लम कब आएगी? जब सेकंड ओपीसी में ओरिजिनल मेंबर की डेथ हो गई, जहां पर मैं नॉमिनी था और अब मैं वहां पर भी मेंबर बन गया और मैं दोनों ओपीसी में मेंबर हूं, तो मेरे पास 180 दिन है चुनने के लिए, 180 डेज है चुनने के लिए कि मैं दोनों में से एक ओपीसी में कंटिन्यू कर सकता हूं एज सोलो मेंबर और एक ओपीसी में मुझे अपने शेयर किसी और को सेल ऑफ करने पड़ेंगे और उस ओपीसी में फिर सोलो मेंबर कोई और हो जाएगा. हाँ, मैं वापस वहां पर नॉमिनी बन जाऊं तो चलेगा, वो अलाउड है. Then next page, page number 2.29, आपको ऑलरेडी पता है, आपको ऑलरेडी पता है. अब ये 4 restrictions 4 नहीं रही, वैसे तो अब ये 3 हो गई हैं. And in the rule 3, sub rule 4, a minor cannot become solo member, a minor cannot become nominee also. Major बोल रहे हैं हम, शुरू से major होना चाहिए. And then OPC cannot be incorporated or converted into section 8 company. ना तो इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं और ना ही उसको सेक्शन 8 कंपनी में कन्वर्ट कर सकते हैं. हो गई ऑलरेडी बात. ओपीसी कैन नॉट कैरी ऑन द नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी एंड ओपीसी कैन नॉट इन्वेस्ट इन द शेयर्स इन द सिक्योरिटीज ऑफ एनी इंडियन कंपनी और अ फॉरेन बॉडी कॉर्पोरेट और व्हाटएवर और इंडियन बॉडी कॉर्पोरेट. किसी भी दूसरी कंपनी या बॉडी कॉर्पोरेट की सिक्योरिटीज में पैसा इन्वेस्ट नहीं कर सकती. एब्सोल्यूट प्रोहिबिशन. तो ये 3 रिस्ट्रिक्शंस याद रखिएगा, 4 नहीं है अब 3 है. एंड देन ओपीसी कंपनी कैन वॉलंटरली कन्वर्ट इन द वेल पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी. लेकिन ये रूल 3 सब रूल 7 डिलीट हो गया ऑन 1 अप्रैल 2021 और रूल 6 के बारे में बात करेंगे. इसकी अब रेलिवेंस खत्म हो गई है. कंपलसरी कन्वर्जन की बात हो रही है यहाँ पर एक्चुअली, इसलिए वो उसकी रेलिवेंस खत्म हो गई है. रूल 5 में बात हो रही है कि ओपीसी कंपनी के लिए कितना फाइन पेनल्टी है इफ दे आर कॉन्ट्रावीनिंग द प्रोविजंस ओवर हियर. जस्ट अ सेक. और मैं कहूंगा ये भी अब कहानी एक्चुअली रूल 5 की कहानी भी अब खत्म हो गई है. आगे भी मैं बताऊंगा आपको. फाइन पेनल्टी की बात हो रही है, नॉट दैट रिलेवेंट फॉर एग्जाम. थोड़ा सा इंतजार कीजिए. रूल 5 में ये जो फाइन यहां दिया गया है, फर्दर फाइन, ये सब कुछ भी हट रहा है, चेंज हो रहा है. ये हमारा ऑलरेडी हो गया है, ऑलरेडी डन. दिस इज फॉर्म INC 32 पार्ट बी के अंदर, वेब फॉर्म के अंदर. वेल आपको नॉमिनी का बताना है. आई द सोलो मेंबर, द सब्सक्राइबर टू मेमोरेंडम, वेल ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ so and so OPC company do hereby nominate Mr. XYZ as my nominee and he shall become member, shall nominate, I nominate this and he will become member in the event of my death or my incapacity. Well, that is the language over here. Rule 6. अब आपके सामने जो है टाइटल ध्यान से पढ़ेगा, क्या लिखा हुआ है? वॉलंटरी कन्वर्जन. अपनी मर्जी से कन्वर्ट कर रही है ओपीसी कंपनी इनटू पब्लिक कंपनी और इनटू अ प्राइवेट कंपनी. कंपलसरी कन्वर्जन नहीं हो रहा है. और ये अमेंडमेंट कब आई है? वेल रूल 6 में 1 अप्रैल 2021 रूल 6 अमेंड हो गया है. और ओपीसी कंपनी शेल ऑल्टर इट्स एमओए एओए. ऑल्टर करना पड़ेगा. जब जब भी कन्वर्ट होना चाहें कन्वर्ट हो सकते हैं, अलाउड है, मना तो है ही नहीं. एंड ओपीसी कंपनी शेल ऑल्टर द एमओए एओए बाय पासिंग अ रेजोल्यूशन.
in accordance with section 122 subsection 3 and this is funny. अब इसमें फनी क्या है, 122 सबसेक्शन 3 आप तब करोगे जब आप चैप्टर करोगे जनरल मीटिंग का, और इसमें लिखा क्या है कि ओपीसी कंपनी की जनरल मीटिंग जब होती है तो जनरल मीटिंग का मतलब ये नहीं कि आप शेयर होल्डर्स को बुलाओगे, नोटिस भेजोगे, वो आएंगे, बैठेंगे, रेजोल्यूशन पास करेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होता है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। और शॉर्टकट तरीका, ओपीसी कंपनी है, सिंगल मेंबर है, क्या नोटिस भेजें, क्या कोई आएगा बैठेगा। जो सोलो मेंबर है, लाला जी हैं, उनको जो रेजोल्यूशन पास करना है वो एक प्लेन पेपर के ऊपर लिखें, प्लेन पेपर के ऊपर लिखकर जो भी रेजोल्यूशन पास करना है, कन्वर्ट इनटू पब्लिक कंपनी, कन्वर्ट ओपीसी कंपनी इनटू अ प्राइवेट कंपनी, एक प्लेन पेपर के ऊपर लिखें और उस कंपनी का जो लीगल ऑफिसर है उसको पकड़ा दें, और वो लीगल ऑफिसर क्या करेगा, उसका एक लीगल रिकॉर्ड तैयार करेगा, कंपनी के लेटर हेड के ऊपर एक लीगल रिकॉर्ड तैयार करेगा कि हमारी कंपनी में हमने ये रेजोल्यूशन पास किया है, और लाला जी के आगे रखेगा, इस पे साइन कर दो, स्टैंप लगा दो, रबर स्टैंप लगा दो, एज यू आर सोलो मेंबर ऑफ द कंपनी, यू आर सोलो इन चार्ज, और वो लीगल ऑफिसर भी साइन कर देगा, खत्म, दैट्स इट। और हम ये मान लेंगे, जो तारीख उस पर डालेंगे, जो डेट उस पर डालेंगे उस कंपनी के लेटर हेड पे कि हमने ये रेजोल्यूशन पास किया सो एंड सो डेट पे, ऑटोमेटिकली मान लिया जाएगा, प्रिज्यूम कर लिया जाएगा उस दिन जनरल मीटिंग हुई और ये रेजोल्यूशन पास हुआ। ओपीसी कंपनी में सारे रेजोल्यूशन ऐसे ही पास होंगे, ओपीसी कंपनी में सारे रेजोल्यूशन ऐसे ही पास होंगे, एंड दैट इज वी से इज फनी पार्ट, कि रेजोल्यूशन पास करो तो मतलब इट इज क्या बोलूं इसको, डीम्ड जनरल मीटिंग, not a real general meeting. In resolution is passed in deemed general meeting, जो लेटर हेड पे, ये आगे आएगा जनरल मीटिंग के चैप्टर में दोबारा डिटेल में। देन सेक्शन 122 पूरा मतलब दैट इज नियर अबाउट हाफ पेज सेक्शन, आधे पेज का सेक्शन है। देन रूल 6 सब रूल 2, ओपीसी कंपनी में वॉलंटरली कन्वर्ट itself into a private company or public company as the case में भी, और अगर प्राइवेट कंपनी में कन्वर्ट होना चाहते हैं तो एक मेंबर से बढ़ाकर मिनिमम 2 मेंबर करने पड़ेंगे, और डायरेक्टर भी 2 करने पड़ेंगे, मिनिमम 2 डायरेक्टर्स, मिनिमम 2 मेंबर्स, और अगर पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट होना चाहते हैं तो मिनिमम 7 मेंबर्स होने चाहिए एंड मिनिमम 3 डायरेक्टर्स होने चाहिए। तो जिसमें कन्वर्ट होना है हो जाओ, अकॉर्डिंगली अपना नंबर इंक्रीज कर लो वॉलंटरली, जो भी, लेकिन सेक्शन 8 कंपनी में नहीं, वो तो अलग ही कर दो, अदर देन कंपनी रजिस्टर्ड इन द सेक्शन 8, वो तो एब्सोल्यूट प्रोहिबिशन ऑलरेडी ऊपर देख ही लिया, दैट इज देयर। देन मूविंग ऑन फर्दर, एज द केस मे बी एंड मेंटेनिंग मिनिमम पेड अप कैपिटल फॉर सच क्लास। वैसे तो प्राइवेट कंपनी पब्लिक कंपनी की डेफिनेशन में आप लोग पढ़ चुके हो कि ना तो प्राइवेट कंपनी ना तो पब्लिक कंपनी मिनिमम पेड अप कैपिटल की रिक्वायरमेंट फिलहाल तो इंडिया में कोई है नहीं, आने वाले टाइम में कोई आ जाएगी तो पता नहीं, अभी तो कुछ कह नहीं सकते। देन और कन्वर्जन के लिए एप्लीकेशन फॉर्म मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले दिखाया ही, INC 6 है, इफ यू वांट टू कन्वर्ट फ्रॉम ओपीसी कंपनी टू प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी व्हाटएवर, और इसके साथ अटैचमेंट में क्या क्या डॉक्यूमेंट जाएंगे, ऑल्टर्ड एमओए एओए जाएगा, क्योंकि अब उसमें से नॉमिनी क्लॉज हट जाएगा, और भी जो चीजें अब चेंज होनी है वो चेंज होगी, नेम क्लॉज में से ओपीसी हट जाएगा, कॉपी ऑफ रेजोल्यूशन, डीम्ड जनरल मीटिंग में जो रेजोल्यूशन पास हो रहा है, लिस्ट ऑफ द प्रपोज्ड मेंबर्स, आप जो ऐड ऑन कर रहे हो, प्रपोज्ड डायरेक्टर्स अलोंग विद देयर कंसेंट, डायरेक्टर्स की कंसेंट जाती है फॉर्म DIR 2 में, हो जाएगी, लिस्ट ऑफ क्रेडिटर्स जो पहले से चले आ रहे हैं, किसी को कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं है, देन द लेटेस्ट ऑडिटेड बैलेंस शीट एंड द P&L अकाउंट ऑफ योर ओपीसी कंपनी, ये सब लगा कर दो साथ में, ROC विल अप्रूव एंड इशू द सर्टिफिकेट, ROC आपको एक सर्टिफिकेट देगा कि आपकी ओपीसी कंपनी कन्वर्ट हो गई इनटू प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी एज द केस में भी। तो आज की तारीख में अब कुछ सवाल हैं, व्हाट इज द मैक्सिमम लिमिट ऑफ पेड अप कैपिटल एंड टर्नओवर ऑफ ओपीसी कंपनी, तो आंसर इज नो लिमिट, कर ली हमने बात। एंड इफ द पेड अप कैपिटल ऑफ ओपीसी कंपनी जंप्स द लिमिट ऑफ 50 लाख, existing OPC company or new OPC company, कुछ भी, well jumps 50 lakh or turnover jumps the limit of 2 crore, then whether the OPC company is required to compulsorily convert itself to into a private company public company, answer is no। अब तो लिमिट कोई है ही नहीं, तो ना तो 50 लाख की लिमिट है और ना 2 करोड़ की लिमिट है, लिमिट्स तो एबॉलिश हो गई, तो जो मर्जी जंप करते रहो, कोई मना नहीं करता। देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ कंपल्सरी कन्वर्जन एट ऑल, एट ऑल, एट ऑल, अब कोई कॉन्सेप्ट बचा ही नहीं है कंपल्सरी कन्वर्जन का। एंड this is important language over here। Then we say
ई फॉर्म INC5 shall be is omitted. ये क्या होता था पहले अर्लियर डेज, वो नीचे लिखा हुआ है। जब ओपीसी कंपनी वो लिमिट जंप करती थी ना, पेड अप कैपिटल 50 लाख या टर्नओवर 2 करोड़, एवरेज टर्नओवर ऑफ 3 इयर्स 2 करोड़, तो उसके बाद INC5 में इंटीमेशन जाती थी आरओसी के पास। मैंडेटरी था पहले, कितने टाइम में, विद इन अ पीरियड ऑफ 60 डेज ऑफ जंपिंग द लिमिट। INC6 तो बाद में जाता था, एप्लीकेशन फॉर कन्वर्जन। INC5 इंटीमेशन पहले जाती थी। अब इंटीमेशन देने की भी जरूरत है ही नहीं, कन्वर्ट तो होना ही नहीं है, इन्फॉर्म करने की भी कोई जरूरत नहीं है। इंटीमेशन का फॉर्म भी एबॉलिश कर दिया गया है। सो दिस इज ऑल अबाउट IN when we talk about rule number 6। और रूल 7 में उल्टी गंगा बह रही है। उल्टी गंगा क्या बह रही है? अब ओपीसी को प्राइवेट में कन्वर्ट नहीं कर रहे हैं, प्राइवेट कंपनी को ओपीसी में कन्वर्ट कर रहे हैं। आई होप गेटिंग दैट। उल्टा हो गया है, वॉलंटरी कन्वर्जन ऑफ प्राइवेट कंपनी इनटू द ओपीसी कंपनी। रूल 7 सब रूल 1 में वो लिमिट्स वगैरह जो थी वो डिलीट कर दी गई हैं कि भाई ओपीसी में कन्वर्ट होने से पहले चेक करो कि पेड अप कैपिटल आपकी 50 लाख से नीचे है, टर्नओवर 2 करोड़ से नीचे है, तो ही कन्वर्ट होना, वरना कन्वर्ट नहीं होना। वो अबॉलिश कर दिया क्योंकि ओपीसी के लिए अब कोई लिमिट है ही नहीं। बाकी तो हम कह रहे हैं प्राइवेट कंपनी में वॉलंटरली कन्वर्ट इटसेल्फ इनटू वेल ओपीसी कंपनी, बट सेक्शन 8 कंपनी नहीं होनी चाहिए अदर देन सेक्शन 8 कंपनी। एंड देन उसके लिए प्राइवेट कंपनी को क्या करना पड़ेगा? प्राइवेट कंपनी को पास करना पड़ेगा एसआर। तो प्राइवेट कंपनी शेल पास एसआर, प्राइवेट कंपनी शेल पास एसआर। एंड देन साथ में कह रहे हैं एसआर पास करना, लेकिन मैंने एक चीज यहां लिखी है जो नीचे मैंने पढ़ा उसके बेसिस पे कि एक्चुअली कंसेंट तो 100% मेंबर्स की चाहिए। एसआर का मतलब तो 75% मेंबर्स की कंसेंट हो गया, लेकिन 75% की के बजाय एक्चुअली 100% की कंसेंट चाहिए, वो नीचे आ ही जाएगा। एंड बिफोर पासिंग द एसआर कंपनी शैल ऑब्टेन द एनओसी, नो ऑब्जेक्शन राइटिंग फ्रॉम ऑल मेंबर्स, 100% मेंबर्स, 100% क्रेडिटर्स, सबका एनओसी चाहिए। यू नो दैट एनओसी, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट चाहिए सबसे। तो 100% मेंबर्स और 100% क्रेडिटर्स का एनओसी चाहिए, तो एसआर की क्या रिक्वायरमेंट रह गई? मैं तो कहता हूं एसआर का फंडा भी नहीं होना चाहिए। जब सबने 100% सब लोगों ने पहले ही कंसेंट दे दी और कह रहे हैं एसआर बाद में पास करना, एसआर पास करने से पहले ये काम कर लो। अगर एसआर पास करने से पहले ये काम कर लिया तो क्या मतलब हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जिन लोगों ने पहले वेल नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट दिया है, जनरल मीटिंग में आकर बैठकर वो एसआर के अगेंस्ट में वोट देंगे? मुझे तो नहीं लगता, लेकिन हो सकता है सर कुछ लोगों का माइंड चेंज हो जाए और वो एसआर के टाइम पे माइंड चेंज कर जाए और एसआर फेल हो जाए तो कन्वर्जन ही नहीं हो पाएगा। हो तो सकता है, मतलब सोचने वाली बात है। देन फाइल कॉपी ऑफ एसआर इन द फॉर्म। पूरे कंपनी लॉ में जब भी एसआर पास करते हैं तो आंखें बंद करके MGT 14 फॉर्म जरूर फाइल करते हैं, ई फॉर्म MGT 14 टू द आरओसी, और एसआर की कॉपी साथ में जाती है। और कितने टाइम में फाइल करना होता है? विद इन 30 डेज। और ये MGT 14 कहां आता है? फुल डिटेल इन द चैप्टर ऑफ जनरल मीटिंग, और उस वक्त तो हम ऑलमोस्ट 45 मिनट्स लगा देते हैं ये सिर्फ MGT 14 के ऊपर। जो रेलिवेंट सेक्शन है 117, सेक्शन 117, द फाइलिंग ऑफ द मेन सेक्शन फॉर द फाइलिंग ऑफ MGT 14, तो बहुत डिटेल में जाते हैं। तो देन अभी फिलहाल एक थंब रूल क्या होता है शुरू में याद करने के लिए, पूरे कंपनी लॉ में कोई भी स्पेशल रेजोल्यूशन पास होगा तो इंटीमेशन शेल ऑलवेज गो टू द आरओसी इन द फॉर्म MGT 14 और एसआर साथ में अटैच होकर जाएगा। एंड देन एप्लीकेशन फॉर कन्वर्जन इन द फॉर्म INC6, वो आपको मालूम ही है, मैंने INC6 में आपको 1 2 3 करके दिखाया था ना अभी थोड़ी देर पहले। तो INC6 में एप्लीकेशन जाएगी और साथ में अटैचमेंट जाएंगी। और अब कन्वर्ट क्या कर रहे हो? प्राइवेट कंपनी को कन्वर्ट कर रहे हो ओपीसी में, और साथ में वो अटैचमेंट्स हैं, एफिडेविट जाएगा, डायरेक्टर्स आर गिविंग अ डिक्लेरेशन बाय वे ऑफ एफिडेविट कि कंफर्मिंग की हमारे 100% मेंबर्स और 100% क्रेडिटर्स ने एनओसी दे दिया है। डायरेक्टर्स ये एफिडेविट फाइल कर रहे हैं कि सब लोगों ने एनओसी दे दिया है, कंसेंट दे दिया है फॉर कन्वर्जन। 75% की फिर क्या जरूरत है? सही में लगता है। लिस्ट ऑफ मेंबर भी देनी है, लिस्ट ऑफ क्रेडिटर्स भी देनी है साथ में, और इसमें सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड दोनों टाइप के क्रेडिटर, लेटेस्ट ऑडिटेड बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देना है एंड अ कॉपी ऑफ नो ऑब्जेक्शन लेटर ऑफ सिक्योर्ड क्रेडिटर्स, एनओसी। ये भी वो कह रहे हैं जी उसकी कॉपी साथ में लगा कर दे दो।
और सिर्फ सिक्योर्ड क्यों, मैं तो कहूंगा ऊपर तो ऑल क्रेडिटर्स था, तो अनसिक्योर्ड भी है, सभी का ही दे दो। ऊपर भी जो कंसेंट मांग रहे थे, ऊपर मैं वापस जाता हूं, तो यहाँ 100% क्रेडिटर्स में तो सिक्योर्ड भी हैं और अनसिक्योर्ड भी हैं। एनओसी तो सबका लिया हुआ है, और नीचे अटैच करने के लिए सिक्योर्ड का कह रहे हैं। लॉ मेकर भी पता नहीं क्या खाकर बैठता है, आजकल काफी नारकोटिक्स के बारे में बातें चलती रहती हैं। खैर पता नहीं, लॉ मेकर को वो उल्टा पुल्टा तो खाकर नहीं बैठना चाहिए। ऊपर कुछ और लिखा है, नीचे 6 लाइन नीचे आते हैं तो कुछ और हो जाता है, पता नहीं क्या गड़बड़ है। खैर एनी हाउस, देन रजिस्ट्रार आरओसी इशूज न्यू सर्टिफिकेट। जब आरओसी को लगेगा सारी रिक्वायरमेंट्स कंप्लाई हो गई तो आपको एक सर्टिफिकेट देगा कि आपकी प्राइवेट कंपनी अब ओपीसी में कन्वर्ट हो गई। सवाल है, वेदर अ पब्लिक कंपनी कैन वॉलंटरली कन्वर्ट इटसेल्फ इनटू द ओपीसी कंपनी? आंसर इज नो नो नो। पब्लिक कंपनी के लिए नो। और पब्लिक कंपनी के लिए रास्ता क्या है, पब्लिक कंपनी को पहले कन्वर्ट होना होगा प्राइवेट कंपनी में, फिर प्राइवेट कंपनी को कन्वर्ट करेंगे ओपीसी कंपनी के अंदर। इट विल बी कन्वर्टेड अकॉर्डिंगली ओवर देयर। और इसमें अब आपको एक चीज बता दूं, वेल एक रूल 7A याद कर लेना आप पेनल्टीज के लिए, और उसमें कह रहे हैं कि कंपनी ने डिफॉल्ट किया यहाँ पर कहीं पर भी, तो कंपनी एंड एवरी ऑफिसर इन डिफॉल्ट, पहले दिन का फाइन होगा वेल अप टू रुपीज, बेसिकली पेनल्टी होगी, नॉट फाइन, यू नो दैट कि दोनों में फर्क होता है। पेनल्टी होगी अप टू रुपीज 5,000 फॉर फर्स्ट डे, फॉर फर्स्ट डे, प्लस सेकेंड डे ऑनवर्ड्स 500 रुपए पर डे, 500 रुपए पर डे। कोई एग्जाम में पूछेगा नहीं, कोई एग्जाम में पूछेगा नहीं, वो मैंने पीछे आपको रूल 5 कटवा दिया है, वो कहानी खत्म हो गई मान लो आप, दैट इज गॉन। और अब उसकी जगह पर रूल 7A ये हम कर रहे हैं, एंड दिस इज ऑल अबाउट ओपीसी एज पर योर बुक। लेकिन इसमें एक सवाल है जो मैं पूछ लूं आपसे, इज इट पॉसिबल कि ओपीसी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिखा हो कि हमारी कंपनी किसी दूसरी प्राइवेट कंपनी को पावर देती है, हमारी ओपीसी कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन किसी दूसरी प्राइवेट कंपनी को पावर देते हैं टू अपॉइंट 14 डायरेक्टर्स इन अवर ओपीसी कंपनी आउट ऑफ टोटल 15 डायरेक्टर्स? आंसर इज यस, हो सकता है कि हमारे यहाँ 15 डायरेक्टर हैं और उनमें से 14 डायरेक्टर अपॉइंट करने की पावर हम किसी और को दे रहे हैं। अलग ही लेवल पे सोच रहा हूं। तो लाला जी जो है, अब ध्यान से देखिएगा, यहां पर सिचुएशन आपको डायग्रामेटिकली दिखा रहा हूं। सिचुएशन स्टेप वन, एक मिस्टर जेड है अब यहां पर, एंड मिस्टर जेड स्टेप वन, ही इज डायरेक्टर एंड कंट्रोलिंग अथॉरिटी इन द एबीसी प्राइवेट लिमिटेड विच इज अ प्राइवेट कंपनी, इट्स अ प्राइवेट कंपनी। एंड नाउ सेकंड साइड, मिस्टर जेड ने एक ओपीसी कंपनी बनाई, पीक्यूआर ओपीसी कंपनी बनाई, जिसमें वो शेयर होल्डर भी हैं, सोलो शेयर होल्डर हैं, और उसके साथ साथ डायरेक्टर हैं। और ये बोला कि इस ओपीसी कंपनी में दिस कंपनी विल हैव 15 डायरेक्टर्स, और उनमें से एक तो मिस्टर जेड खुद है ही, साथ में बोला एबीसी प्राइवेट लिमिटेड हैज द राइट टू अपॉइंट 14 डायरेक्टर्स आउट ऑफ 15 डायरेक्टर्स इन ओपीसी कंपनी। और ये पावर कहां दी गई है? एओए ऑफ ओपीसी कंपनी में लिखा है कि हम पावर देते हैं एबीसी प्राइवेट लिमिटेड को टू अपॉइंट 14 directors, appoint 14 directors. AOA of OPC company give the power to, और या ऐसे कहूं आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ PQR OPC they give the power to ABC प्राइवेट लिमिटेड कि आप हमारे यहां 14 डायरेक्टर अपॉइंट कर लो। गेटिंग द पॉइंट? तो अब यहां पर ऊपर लिखा ही हुआ PQR ऑफ OPC gives this power to ABC प्राइवेट लिमिटेड, एंड पावर यूज की, और एबीसी प्राइवेट लिमिटेड में वहां पर 2 डायरेक्टर हैं लाला लाली, वो बोर्ड मीटिंग में बैठते हैं एंड दैट रेजोल्यूशन पास करते हैं टू अपॉइंट 14 डायरेक्टर्स ऑफ पीक्यूआर ओपीसी।
अब स्टेप 3 यहां बहुत 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 ध्यान से पड़ेगा। Step 3, Mr. Z gives power to ABC to appoint majority directors of PQR. Actually तो पर्दे के पीछे सारा कंट्रोल करने वाला कौन है? Z। और उसने ये पावर ABC को दे दी कि ABC की बोर्ड मीटिंग में रेजोल्यूशन पास करेंगे टू अपॉइंट 14 डायरेक्टर्स इन PQR OPC। आई होप गेटिंग दैट। अब फाइनली एक सवाल है, क्वेश्चन है, और वो क्वेश्चन क्या है? Since majority directors in the OPC company are appointed by ABC Private Limited, whether we can say that ABC Private Limited is holding company of OPC and OPC is subsidiary company of ABC Private Limited. ABC Private Limited member नहीं है, शेयर होल्डर नहीं है OPC कंपनी के अंदर, लेकिन 14 डायरेक्टर्स अपॉइंट करती है out of 15 directors because this power is given to ABC in the article of association of OPC. तो क्या मैं कहूं that ABC Private Limited is controlling PQR OPC by appointing 14 directors of PQR OPC? Answer is yes. और अगर controlling the composition of board है, तो हम कहते हैं holding subsidiary relationship है। अगर आप holding subsidiary की definition पहले already कर ही चुके हो, तो I hope ये सारी बातें आपको समझ में आ रही होंगी। तो by holding more than 50% shares या voting rights नहीं, लेकिन किस तरीके से? Controlling the composition of board of directors and right to appoint the majority directors in OPC company, उस तरीके से ABC Private Limited has become holding company of PQR OPC and PQR OPC is subsidiary of ABC Private Limited। तो अगर कोई क्वेश्चन पूछे कि क्या क्या एक OPC कंपनी किसी प्राइवेट कंपनी की सब्सिडरी कंपनी हो सकती है, तो शेयर होल्डिंग वाले तरीके से तो नहीं हो सकती है, लेकिन कंट्रोल ऑफ कॉम्पोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वाले तरीके से हो सकती है। लास्ट पॉइंट टू फिनिश ऑफ, कि अगर ये प्राइवेट कंपनी ना हो, एबीसी लिमिटेड हो, पब्लिक कंपनी हो, तो क्या एक पब्लिक कंपनी ओपीसी कंपनी की होल्डिंग हो सकती है? एंड देन यू नो अ प्राइवेट कंपनी व्हिच इज सब्सिडियरी ऑफ पब्लिक कंपनी इज डीम्ड टू बी पब्लिक कंपनी एंड द होल एक्ट इज एप्लीकेबल एज इफ इट इज अ पब्लिक कंपनी। तो क्या उस ओपीसी कंपनी को पब्लिक कंपनी माना जाएगा, जबकि ओपीसी कंपनी बाय नेचर इज अ प्राइवेट कंपनी? आर्टिकल्स में वो रिस्ट्रिक्शंस वगैरह रहती है। अब मुझे लगता है इतनी दूर तक सोचना ही नहीं चाहिए, इतनी दूर तक सोचना पाप है, क्योंकि मतलब, और सोचना क्या है, थिंकिंग आउट ऑफ द बॉक्स सोचते सोचते हम थिंकिंग इलीगल शुरू हो जाते हैं कई बार। आप ये सोचो, जो लाला जी ऊपर बैठे हैं मिस्टर जेड, ये ओपीसी कंपनी बनाकर अपनी जिंदगी आसान करना चाहते हैं या मुश्किल करना चाहते हैं? आसान करना चाहते हैं। तो फिर एबीसी लिमिटेड को यहां पर अगर पब्लिक कंपनी को पावर देके और उसको स्टेटस पे शक आ जाएगा कि ये तो पब्लिक कंपनी है, तो उसमें लीगल कंप्लायंसेस बढ़ते चले जाएंगे, तो अपने लिए मुसीबत ले लेंगे और बिजनेस के ऊपर फोकस कम करेंगे, जो बिजनेस एक्टिविटी है उस पर फोकस कम करेंगे और लीगल कंप्लायंसेस के ऊपर फोकस ज्यादा करेंगे। तो कोई लाला जी अपने लिए इतनी सरदर्दी क्यों लेंगे? प्रैक्टिकली सोचने वाली बात है। क्लासरूम में बैठकर हम कोई भी क्वेश्चन रेज कर लेते हैं कि सर 2 और 2 4 ही होता है ना, या 2 और 3 5 ही होता है ना, 2 और 3 4 तो नहीं होता ना, कुछ भी क्वेश्चन बना लेते हैं। लेकिन जब हम लॉ पढ़ते हैं तो हमें रियल लाइफ में जाकर सोचकर अपने क्वेश्चंस को जांच लेना चाहिए, चेक कर लेना चाहिए कि जो क्वेश्चन हम सोच रहे हैं वो प्रैक्टिकली अराइज होगा भी या नहीं होगा, और लाला जी ऐसा बेवकूफी भरा काम प्रैक्टिकली करेंगे भी या नहीं करेंगे? मुझे लगता है नहीं करेंगे। एंड दैट इज वेयर आई कैन फाइनली से कि मेरी तरफ से ओपीसी में जितना भी मैंने आपको बताना था, इंक्लूडिंग अमेंडमेंट्स which are relevant for December 21 exams, June 22 exams, December 22 exams, वो सब कुछ मैंने आपको बता दिया है। और वो बस याद रखिएगा, ओल्ड कॉन्सेप्ट देयर वर लिमिट्स एंड न्यू कॉन्सेप्ट देयर इज नो लिमिट एंड नाउ देयर इज नो कन्वर्जन, नो कंपल्सरी कन्वर्जन ऑफ ओपीसी इनटू द प्राइवेट और पब्लिक कंपनी। सिर्फ वॉलंटरी कन्वर्जन है, कंपल्सरी कन्वर्जन नहीं है। सोलो मेंबर या नॉमिनी सिटीजन ऑफ इंडिया जरूर होना चाहिए। ही मे और मे नॉट बी रेजिडेंट इन इंडिया, और रेजिडेंट होने का मतलब 120 दिन का स्टे इन द प्रीसीडिंग प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर, 182 डेज का स्टे नहीं चाहिए। तो यहां आकर मैं कह सकता हूं फाइनली मेरी तरफ से ओपीसी का कॉन्सेप्ट यहां कंप्लीट हो जाता है। थैंक यू सो मच।